everyone, a very warm welcome to today's session. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. I am your master teacher for social sciences. आपके लिए नहीं exactly 9th 10th के लिए, but ठीक है. Welcome to the session. आज है हमारा तीसरा session. This is the third session that we have for your NDA preparation. एंड आज हम करने वाले हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री. सो दो चीजें हमने ऑलरेडी कर ली है. वी हैव ऑलरेडी डन basically our ancient history. We've touched upon that. We've done the medieval history and we will today get started with modern history. आज modern history की बात करते हैं. तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन. Please do not forget, if you guys are excited, this helps you brush up the concepts, flow समझने में, then definitely hit the like button and do not forget to share the video with your friends. और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेशंस आते रहते हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर. तो एनडीए क्या है बेटा? नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम है जो आप बच्चे 12th के बाद देते हैं. 2 बार होता है ये साल में, ठीक है, अप्रैल और सितंबर, और यूपीएससी कंडक्ट कराती है. तो आपको स्कूल के तुरंत बाद इफ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि भाई आई वांट टू जॉइन द मिलिट्री फोर्सेस, मुझे डिफेंस में ही जाना है, दिस इज द एग्जाम दैट यू वुड वांट टू अपीयर. लेकिन जस्ट इन केस इफ यू वांट टू डू इट लेटर, तो आईएमए उस वक्त फिर एक एग्जाम कंडक्ट होता है, आप आईएमए में जाते हो ग्रेजुएशन के बाद, तब भी कर सकते हो. सो दैट्स अनदर थिंग. ये ऑफलाइन टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, और उसके बाद फिर एक पर्सनालिटी मेडिकल टेस्ट भी होता है. अब एग्जाम्स जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है. मैथ्स आपका डेडिकेटेड एक पेपर होता है विच इज योर पेपर 1 2.5 घंटे का फॉर 300 मार्क्स, एंड देन यू हैव योर जनरल एबिलिटी टेस्ट विच इज योर पेपर 2, ये भी 2.5 घंटे का होता है, दिस इज फॉर 600. तो टोटल आपके होते हैं 900 नंबर के ये एग्जाम, 5 घंटे का पेपर होता है. अब ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है ये फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है, ये फर्दर आपका पार्ट ए पार्ट बी में है. पार्ट ए में इंग्लिश आता है आपका विच कंप्राइजेस ऑफ 200 आउट ऑफ द 600 में से 200 नंबर का ये होता है. एंड पार्ट बी जी के होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल सब पूछा जाता है. स्टैटिक आपका करंट अफेयर्स जो होता है वो प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी पूछा जाता है, इन जनरल क्या चल रहा है वो भी पूछा जाता है. तो पार्ट ए इंग्लिश जो है वो 200 नंबर के, पार्ट बी जो आपका 400 का है उसमें 100 का आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री आता है 60 का, हिस्ट्री और पॉलिटी मिलाकर के आता है 80 मार्क्स का, ज्योग्राफी कम्स फॉर 80 मार्क्स, बायोलॉजी वुड बी फॉर 40 मार्क्स, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की अगर बात की जाए तो ये लगभग 40 नंबर का आपको आता है, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 3. एंड आज हम करने वाले हैं बेसिकली पूरे ब्रिटिश एरा की बात, दैट्स योर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है. तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन, ये सब हमने देखा है कि कैसे औरंगजेब और उनके बाद जो है ऑलरेडी द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड स्टार्टेड कमिंग इन, है ना. 1707 में औरंगजेब की मौत होती है, बट उसके पहले ही हमने देखा है कि कैसे थॉमस एंड एवरीबडी एल्स वाज कमिंग विथ प्रेजेंटेशंस एंड कैसे वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे डेवलपमेंट. तो अलग अलग जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, थोड़ी सी ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है, एंड ऑलरेडी स्टार्टेड. तो इंडेक्स है आज का द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. फिर ब्रिटिश कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, पहले बंगाल को ऑक्यूपाई करते हैं, वहां से दे हैड स्टार्टेड स्प्रेडिंग अराउंड, तो वो पढ़ेंगे हम. बैटल ऑफ पलासी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड सम important national movements. So let's get started with the advent of the Europeans. अब देखो बच्चे, एक सिंपल सी बात ऐसी है, मतलब आपने देखा होगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करके इस बारे में बात कर लेना चाहती हूँ ताकि यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन है वो आपको मिल जाए. कंपनी पहले इस इंटेंशन से नहीं आई थी, ठीक है, दैट वाज नॉट द इंटेंट कि उनको हमें रूल करना है. दिस इज नॉट व्हाट व्हाई दे हैड बेसिकली कम हियर, ठीक है. तो वो क्यों आई थी? वो आई थी ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, इंडिया जो है बहुत रिच है, सब कुछ है. तो दे फेल्ट दैट दिस वाज अ परफेक्ट स्पॉट एट दिस टाइम. स्पेशली इंपेरियलिज्म की जो चीज है वो भी चालू हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली नॉट इन द सेम फेज एज वी सॉ इट लेटर ऑन, ठीक है. तो हाउ डिड दे एडवेंट, कैसे वो आगे बढ़े, हाउ डिड दे ऑक्यूपाई एवरीथिंग, वो हम समझने वाले हैं. तो आए थे कंपनी से ट्रेडिंग करने के लिए, बट देन दे सॉ दैट देयर वाज अ प्रॉपर लैक, है ना, प्रॉपर कमी थी एक अच्छे रूलर की, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की. So for all of these reasons, we see that they kind of stayed back here, and it also helped them to eventually expand और फिर कंट्रोल करना सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को, सब कुछ.
तो कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स इंडिया यूरोप के बहुत पुरानी थे, पहले भी जो है लैंड राउट्स के थ्रू, जो ऑक्सस वैली से आती है, सीरिया से, इजिप्ट से, आपका मल्टीपल वेज जो सिल्क राउट है, अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग में इंग्लैंड हो गया या बाकी यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वी हैव ऑलवेज बीन इन्वॉल्व, हम हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन अब जो नया सी राउट आया, अब देखो पहले क्या टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो लोग जमीन पर चलकर जाया करते थे, उसी के थ्रू कम्यूट किया करते थे, एयर इज स्टिल नॉट प्रिविलेंट, एयर तो भी आया नहीं है, तो सी के थ्रू दे रियलाइज कि अरे वी कैन कम्यूट थ्रू सी ऑल्सो मच इजियर एंड ट्रेडिंग इज गोइंग टू बिकम वेरी इजी, ट्रेडिंग बहुत आराम से और अच्छे से हो पाएगी। तो विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सी राउट्स, जो कि केप ऑफ गुड होप बाय वास्को डिगामा हुआ था इन 1498, ट्रेड बढ़ गया था, है ना। हमें पता है वास्को डिगामा निकले अपना धरती को ढूंढने के लिए, मतलब एज एन एक्सप्लोरर ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड ही डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ट्रेड, अब जब ये रास्ता डिस्कवर हो गया, समझ आ गया, सेफ है, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है टू सपोर्ट इट, ट्रेडिंग भी बढ़ने लग गई एंड मेनी ट्रेडिंग कंपनीज केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स। तो वो आते हैं, अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को एस्टैब्लिश करते हैं, सब कुछ सॉर्ट करते हैं, दैट्स हाउ इट गोज। अब बात करते हैं अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज की। देखो सिर्फ ब्रिटेन नहीं आया था इंडिया में, आप आज भी अगर इंडिया में अलग अलग हिस्सों में घूमने जाओगे, आप देखोगे फ्रेंच कॉलोनीज आपको मिलेंगी, पौंडीचेरी में मिलेगा, गोवा में मिलेगा, या फिर आप देखोगे पोर्तुगल के मतलब आर्किटेक्चर और बहुत सारी चीजों का असर, क्योंकि हर जगह से लोग आए थे, ठीक है। तो जो भी कंट्री थी यूरोपियन, जो थोड़ा बहुत कोलोनाइजेशन कर रही थी, ट्रेडिंग कर रही थी, उस वक्त जरा डेवलप थी, वो अपने एंड पे कोशिश कर रही थी कि जा करके कब्जा कर लो। तो पोर्तुगीज की अगर बात की जाए तो वास्को डी गामा, तो गोवा वहीं से आता है, reached the port of Calicut in 1498 during the reign of King Zamarin, who was a Hindu ruler of the Calicut. तो ये उस वक्त पहुंचते हैं वहां पे। सेटलमेंट्स क्या क्या है, दमन है, सलसेट, चौल, बॉम्बे, सैंथोम, ठीक है, जो मद्रास के नियर है, एंड एट हुगली, ये सारी सेटलमेंट्स थी उस वक्त, सब डिस्कवर होता है। अब आती है अल्फांसो दी एल्बुक्यूर्क की बात, द सेकेंड गवर्नर ऑफ इंडिया। पहले फ्रांसिस्को दी अल्मेडा वाज देयर, ओके, ही अराइव्ड इन 1509 एंड देन ही कैप्चर्ड गोवा इन योर 1510, अगले ही साल। तो ये वास्को डी गामा, ये जगह, ये सारी चीजें वहां पे क्यों इतनी प्रेवलेंट है, आज भी नाम है, क्योंकि इन लोगों ने ही ढूंढा, इन लोगों ने सेटल किया, मतलब नॉट एग्जैक्टली ढूंढा बट कैप्चर किया, सेटल किए, बाहर पोर्तुगल से आकर के यहाँ बस गए। डच वर ऑल्सो देयर, जैसे कि आपने क्लास 9 में एक पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जावा, जो इंडोनेशियन कंट्री का आपका एक हिस्सा है, डच वहां पे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक जगह गए, यूरोप से सारे लोग निकले एशिया की तरफ, जहां जहां जिसका जो कब्जा हो सका, जो जहां पे ट्रेडिंग कर सका, जो जहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सका, जो कैप्चर कर सका, एक्सप्लोर कर सका, वो वहां बस गया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आती है 1602 के दौरान। तो आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स के पहले ही ये लोग आ चुके हैं, ब्रिटिशर्स उसके कुछ दिन बाद आते हैं, बट दे वर डिफीटेड, है ना, इंग्लिश के द्वारा इन द बैटल ऑफ बिडारा 1759 में। ब्रिटिशर्स ने उनको बोला कि चलो बेटा तुम निकलो, और फिर एग्रीमेंट होती है इनके बीच में, जिसके हिसाब से वो इंडोनेशिया पे ले लेते हैं कंट्रोल, और ब्रिटिश इंडिया, श्रीलंका और मलाया पे। तो मैंने आपको बोला ना अभी कि वो इंडोनेशिया पे जाके जावा पे कंट्रोल करते हैं, हमने पढ़ा हुआ भी है पहले, इसीलिए क्योंकि इसी बैटल के बाद ये डिसीजन होता है कि ठीक है, इंडिया हमारे बस में रहेगा, श्रीलंका हमारे बस में रहेगा, बाकी तुम्हें लेना है तुम इंडोनेशिया ले लो, तुम्हें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री चाहिए तुम वो ले लो। उसके बाद सेटलमेंट शुरू हो जाती है, वो सेटअप करते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे यहाँ पे अगर पोर्तुगीज की बात की जाए तो वो कैसे बॉम्बे में, चौल में, दामन में, अलग अलग जगह पे सेट होते, वैसे ही डच जो है वो अलग अलग जगह पे सेटअप करते। जैसे मसूलीपट्टनम आपका 1605 में दिस सेटअप, उनकी फैक्ट्रीज थी वहां पे, पुलिकैट, चिंशुरा, पटना, बालाशोर, नागापट्टिनम, कोचिन, सूरत, कराईकल एंड कासिम बाजार में। So these are the places where you would have found the Dutch settlement, जहां पे आपको उनका इन्फ्लुएंस मिलता। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स सीधा सीधा नहीं आए थे, उनके पहले और भी लोग आए, और भी सेटलमेंट्स हुई, और फिर आते हैं फाइनली द इंग्लिश, जो आती है अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बना करके 1599 में, है ना। अब आप यहाँ पे देखो 1599 में ये फॉर्मेशन होती है, उसके काफी पहले वास्को डी गामा पहुंच चुके हैं, आपका अल्फांसो जी ने कब्जा कर लिया है, तो ये सब हो चुका है। बट 1599 में अंडर चार्टर
ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ इन 1600। आपकी इंग्लिश जो कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स है, वो पहली बार आते हैं विद द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, ऑफ स्टेइंग बैक। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग पहले नहीं हो रही थी, बट ये जो ब्रिटिश रूल को स्टार्ट करती है बेटा, ये सीड यहीं पे बोई गई है, यहीं पे सो की गई। जहांगीर थे उस वक्त, जहांगीर ने एक फरमान ग्रांट किया, एक बेसिकली रूल ग्रांट किया कि कैप्टन विलियम हॉकिंस को परमिशन दे दी गई है एक फैक्ट्री लगाने की सूरत में 1613 में। हमें पता है सूरत, बॉम्बे, वी वर रिच, वी हैव ऑलवेज बीन रिच एग्रीकल्चरली। हमारे पास रॉ मटेरियल्स बहुत होते थे जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो वो फैक्ट्री सेट करते हैं 1613 में, और 1615 में सर टॉमस रो सक्सीड कर जाते हैं इन गेटिंग एन इंपीरियल फरमान टू ट्रेड एंड एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द मुगल एम्पायर बाय द रूलर जहांगीर। तो मैं आपको वही बता रही थी कि औरंगजेब से पहले ही आ चुके थे। तो जहांगीर में, मैंने आपको बताया ना, सर टॉमस का नाम हमने पहले भी सुना, मैंने आपको बताया था। तो सर टॉमस रो आते हैं जहांगीर जी से, अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं कि भैया हमें दे दो यार, तुम्हारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन वैसे भी नहीं है, तुम्हारे देश का भला होगा, हम यहाँ फैक्ट्री सेटअप करेंगे, तुम्हारे लोग काम करेंगे, हम ट्रेडिंग करेंगे, हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिकली अच्छी होगी, ये सारी चीजें होंगी, लेट अस वर्क ओवर हियर। तो 1615 में सर टॉमस रो पूरा मनाकर जाते हैं। उसके पहले ऑफ कोर्स हमने देखा है कि विलियम हॉकिंस पहले ही फैक्ट्री सेट कर चुके हैं, लेकिन अब ये एक जगह फैक्ट्री सेट हुई थी सूरत में, अब जगह जगह फैक्ट्री सेट होने वाली थी। और जहांगीर उसके लिए मान जाते हैं, बिकॉज सी, कोई बाहर से आता है, कहता है टेक्नोलॉजी लाएंगे, आप उसका अपसाइड देखते हो, आप देखते हो कि आपको क्या फायदा होगा, है ना। और उन्होंने भी वही देखा, और जो कि सही किया, इट वॉज इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। वहां के बाद हमारी रूलिंग वीक पड़ गई, हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, ये इश्यूज हमारे फर्दर आ गए। तो 1690 में एक फैक्ट्री सेट होती है सुतानती के द्वारा, बाय लाइक एट सुतानती बाय जैप चार्नोक। ठीक है, तो आप देखो कि अलग 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 जगह ये फरमान का बच्चा मतलब होता है रूल आ जाना, फरमान जारी किया है, यानी कि अनाउंसमेंट किया, ये नया रूल बनाया है। तो फरमान यही जारी हुआ था कि ब्रिटिशर्स रह सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो फैक्ट्री शुरू हो जाती है, सुतात नदी के पास बनती है, उसके बाद और भी जगह पे बनने लग जाती है। इन 1698 एक्विजिशन ऑफ जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस ऑफ सुतानती, कालीकटा एंड गोविंदपुर, ये होता है, एंड द सिटी ऑफ कैलकटा वाज फाउंडेड। फोर्ट विलियम वाज सेट अप इन द 1700s। तो ये सब किस तरफ हो रहा है? ये सब हो रहा है बंगाल की तरफ, दैट इज वेयर दे हैड सेट अप। देखो एक जगह सेटअप होते हैं वो सूरत के पास, ठीक है, तो वेस्ट में, लेकिन इनका ईस्ट जो है, इसीलिए मतलब आए थे ये, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके, तो ईस्ट में सेटलमेंट करते हैं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के होने से आपका नाम का लेना देना नहीं है, दे हैड फॉर्म्ड अ कंपनी व्हिच वाज इन देयर ईस्टर्न डायरेक्शन, दैट वाज द होल आइडिया। तो अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकटा यही फाउंडेड हुआ है, कैलकटा अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था एग्जैक्टली, 3 जगह के जमींदारी सिस्टम को लेकर कंसोलिडेट कर दिया और बना दिया एक नई जगह जिसका नाम रख दिया कैलकटा। और वहां पे फोर्ट विलियम को सेटअप भी कर दिया 1700s में, 1700 शुरू हो चुका है। 1717 में जॉन सरमन obtained a फरमान from फारुखशियार which gave large concessions to the company। अब देखो जो भी वहां उस वक्त गवर्नमेंट रहेगी, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट से अच्छा रिश्ता बना कर रखे। जितना अच्छा रिश्ता बनाएंगे, टैक्सेस कम देने होंगे, लिबर्टी उतनी ज्यादा मिलेगी, उतनी ज्यादा ट्रेडिंग अच्छे से हो पाएगी, मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा, रॉ मटेरियल का आपका अवेलेबिलिटी हो पाएगा। तो उन्होंने फारूक शाह के साथ जो है अपनी डील कर ली 1717 में, उनको पटावटा लिया, कहा कि भैया हमको करने दो यार ट्रेड, हमको थोड़ी रियायत दे दो, लेट गिव अस सम लिबरेशन, लिबर्टी। तो इसकी वजह से इनको बहुत कॉन्सेशंस मिले, टैक्सेस में कमी मिली, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, लेबर लॉज वगैरह जो भी हुआ करता था, द गवर्नमेंट वाज बीइंग लीनियंट ऑन देम, सरकार उनकी तरफ थोड़ी आराम से प्यार से बिहेव कर रही थी। फरमान वहां पे वापस जारी होता है, एंड कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द, दिस फरमान हैज बीन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। यहीं से पूरी कहानी जो है वो शुरू हुई है। अब देखो, अब इसके बाद बीच में क्या चल रहा है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड कि 1717 जब आया तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अब इनको कॉन्सेशंस मिल गए, इनको प्रॉपर गवर्नमेंट ने दे दी है परमिशन, ठीक है। अब परमिशन मिलने के बाद इनको कोई भी दिक्कत आगे चलकर नहीं होने वाली है, इनको अब जो है और ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी मिलने वाली है।
ठीक है। तो ये जो मैग्ना कार्टा की बात हो रही है कि मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, इससे हमारा मतलब बेसिकली यही है कि इनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स, मतलब पॉलिटिकल लिबर्टीज मिल गई थी इंग्लिश को। ठीक है कि ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रोल आप रख लो, थोड़ा बहुत चीजें आप देख लो, आप जो है आप ही रेवेन्यूज कलेक्ट कर लो, हम आपको रेवेन्यू कलेक्ट करने दे दे रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ इस जगह पे रेवेन्यू कलेक्ट कर लो क्योंकि आप कंपनी सेट कर रहे हो, अब आपके लिए ये सब कुछ अच्छा है, इट इट हैज टू बी अंडर यू, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये जो लिबर्टी इनको दी गई ना, ये इनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाली थी। ये मैग्ना कार्टा बच्चे, ये टर्म आता है पुरानी हिस्ट्री से, ठीक है, जहां पे असेंट इनको प्रोवाइड किया गया था चार्टर ऑफ लिबर्टीज के थ्रू, फंडामेंटल गारंटीज के थ्रू, और यही अब यहाँ पे कंपनी को प्रोवाइड किया जा रहा है। द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। इसके बाद ये काम करते रहते हैं अगले 40 सालों तक और हम पहुंच जाते हैं 1757 में। अब देखो 1757 में सिराजुद्दौला वाज देयर। सिराजुद्दौला को नहीं पसंद थे ब्रिटिशर्स, उनको नहीं चाहिए था कि कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में रहे किसी भी तरह का, जो नवाब थे बंगाल के, कि किसी भी तरह का जो है ब्रिटिशर्स अपने से पावर एग्जर्ट करने की कोशिश करें। अब पहले उनको फारूक शाह ने लिबर्टी दी है, बीच में और भी जो राजा वाजा रहे जैसे भी चला उनको लिबर्टी मिलती रही है, अब वो उसके आदी हो चुके, देव गॉटन यूज्ड टू इट। जब सिराजुद्दौला आकर के कह रहे नहीं आप टैक्सेस पे करोगे, आप ये सब नहीं करोगे, ब्रिटिशर्स उनके अगेंस्ट ही कंस्पायर कर देते हैं और बैटल ऑफ पलासी होता है। ये पहला बैटल ऑफ पलासी है 1757 में, और इस बैटल की वजह से ही जो है आपका सिराजुद्दौला हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। अब देखो तुमने नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया है, तो तुमने नवाब ऑफ बंगाल को हराया है सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सको, तुमने इसलिए हराया है कि भैया अब आपको हम रिप्लेस करेंगे, आप यहाँ से जा रहे हो, हम यहाँ पे किसी पपेट को बैठाएंगे जो हमारे कंपनी के फेवर में सारी चीजें करे। तो बंगाल एक तरीके से बच्चे बैटल ऑफ पलासी 1757 याद रखना है, कंट्रोल में आ जाती है ब्रिटिशर्स के। और देखो कैसे याद रखोगे, ये डेट बहुत सिंपल है, रिवोल्ट ऑफ 1857 हम सबको याद रहता है, उसके ठीक 100 साल पहले पहला झंडा गड़ा था ब्रिटिशर्स का बंगाल में, पलासी वाले बैटल को हार के। अब फिर उसके बाद सीरीज ऑफ बैटल्स करते हैं ये, जो कि ये सब जीतते जाते हैं और कंट्रोल लेते जाते हैं। बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है जहां पे 1764 में विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैप्टन मनरो ने डिफीट कर दिया होता है फोर्सेस ऑफ मीर कासिम को। तो होता क्या है कि सराजुद्दौला को हटाते हैं, फिर वो मीर कासिम थे उसके पहले, वो अपनी तैयारी करके आते हैं, उसको लेकर आते हैं, उनको भी हरा दिया। फिर शुजा उद्दौला जो अवध के राजा थे, शाह आलम द सेकंड मुगल के जो राजा थे, आप देखो एक एक करके ये सबको जो है पटक रहे, सबको डिफीट कर रहे हैं, दैट इज हाउ दे ग्रू। अब ऐसे करके ही दे आर गोना स्टार्ट फाइटिंग एवरीवेयर एंड द ब्रिटिश कंट्रोल विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। अगर डैनिश कंट्रोल, द डेन्स की बात की जाए तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो फॉर्म हुई थी 1616 में। इनकी कॉलोनी थी ट्रैंकबर्ग एंड एस्टैब्लिश्ड ऑन द सदर्न कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसा है कि ब्रिटिशर्स के रहने के बावजूद कुछ फॉरेन जो कंट्रोल्स थी वो फिर भी रही यहाँ पे, बट नॉट वेरी प्रिविलेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इनका सेटलमेंट थोड़ा सा बंगाल में, थोड़ा सा तमिलनाडु में, ठीक है, जो कि ये फिर देकर चले जाते हैं इंग्लिश को 1845 में कि भैया हमको माफ करो, तुम रखो कंट्रोल, हमें नहीं चाहिए, तो वैसे भी सब जगह कब्जा कर ही चुके हो, हम चले। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनी, ठीक है, बाय कॉलबर्ट, जो कि अंडर द स्टेट पेट्रोनेज थी टिल 1664। इन 1664 पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो है बेटा वो सूरत में ही सेट होती है फ्रैंकोइस कैरन के द्वारा 1668 में, और फिर मसूलीपट्टनम में दूसरा फैक्ट्री आपका सेटअप होता है ठीक अगले साल 1669 में। फ्रेंच वर डिफीटेड, देखो फ्रेंच रहना चाहते थे और वो फाइट भी कर रहे थे। तो आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा है, हमने जब शुरू किया था तो हमने देखा था कि अमेरिका को की मदद की थी फ्रांस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आजादी पाने में, लेकिन बाद में हर एक वॉर में आप देखोगे फ्रांस और ब्रिटेन अलाइज बन गए, दोस्त बन गए, साथ साथ इकट्ठे सब जगह चल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस की एनिमिटी थी एक टाइम तक ब्रिटेन के साथ। आप देखो यहाँ पे भी इन्होंने लड़ाई किया, समझौता नहीं किया। 1760 में डिफीट हो गए हैं और 1789 के पहले की बात है कि उन्होंने, मतलब 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ उसके पहले की बात है कि उन्होंने अमेरिका की भी मदद की है। तो फ्रांस और ब्रिटेन में इस वक्त कांटे की टक्कर चल रही थी टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ पावरफुल कंट्री। तो इनमें से फर्स्ट यूरोपियंस थे जिन्होंने ट्रेडिंग सेटलमेंट बनाई थी इंडिया में।
Was it French? Was it Spanish? Was it Portuguese or Dutch? Think about it. This is very simple. सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले हमने कहाँ का पढ़ा? तो हमने देखा पोर्टुगीज है ना, वास्को डी गामा से, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश का ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। हमने पहले ही देख लिया है कि बैटल ऑफ पलासी से क्या चेंजेस आते हैं और क्या शिफ्ट्स आते हैं। तो बंगाल में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाती है, और पहले तो परमिशन के साथ होती है। हुगली रिवर है, अच्छे रिसोर्सेज है, लेबर्स है, सब कुछ है, और मुगल सुल्तान ने खुद कहा है कि भैया जाओ, तुम आजादी ले लो, तुम यहाँ का रेवेन्यू भी कलेक्ट कर लो। तो परमिशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री वाज गिवन बाय मुगल सुल्तान शुजा, जो सेकंड सन थे, दूसरे बेटे थे शाहजहां के, एंड देन सूबेदार ऑफ, मतलब उस वक्त सूबेदार भी थे ये। 1698 में क्या होता है, देखो ये आए थे उसके काफी पहले, स्टैब्लिश कर लिया था, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग शुरू कर दी थी, बट 1698 में इंग्लिश ने ऑब्टेन कर ली थी सूबेदार अजीमुस शान, द जमींदारी ऑफ द विलेजेस ऑफ सुल्तानुती, कैलिकट एंड गोविंदपुर, जिसको मिलाकर इन्होंने कैलकटा बनाया। तो ये जो सूबेदार अजीम शान इन्होंने बेसिकली गेन की है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये जमींदार बन गए यहाँ पे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, जमीन इनके कंट्रोल में होगा। और उसके पहले गोविंदपुर ऑन द पेमेंट ऑफ 1200 टू द प्रीवियस प्रोप्राइटर्स। तो अब ये सारे जितने भी लोग थे ये सब इनके कंट्रोल में आ गए, ये सारी प्रॉपर्टीज इनके कंट्रोल में आ गई। अब इसका रेवेन्यू, इसकी देखभाल सब इन्होंने करना है। तो इन्होंने बना दिया कैलकटा। अब यहाँ पे ये देखने वाले इन तीनों जगह को कंबाइन करके कि बेस्ट क्या कर सकते हैं ये अपनी कंपनी, अपने देश के प्रॉफिट के लिए। इसके बाद फारुखशियार आते हैं, जिन्होंने फरमान दिया था 1717 में और कंफर्म कर दिया कि ट्रेड प्रिविलेजेस आपको हम दे रहे हैं, जो कि हमारे सूबेदार शुजा ने, मुगल सुल्तान शुजा ने दिया था, हम उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। इसके अलावा परमिशन भी दे दिया कि आप एडिशनल टेरिटरी अराउंड कैलकटा को रेंट कर सकते हो, यानी कि स्प्रेड करने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है ब्रिटिशर्स को, हमारे रूलर्स ही दे रहे हैं। देखो लिटिल डिड द रूलर्स आल्सो न्यू कि क्या होने वाला है, उनको लगा ये ट्रेडिंग इज ओनली गोइंग टू हेल्प देम आउट फर्दर, बिकॉज जब कोई बाहर से आकर ट्रेड कर रहा है तो आपके देश को आगे बढ़ाता है, जैसा भी एमएनसीज कर रही हैं। अब कल को कोई एक एमएनसी आकर के इंडिया पे कब्जा करने लग जाए, हमें थोड़ी पता लगेगा, आप उनको आने दोगे, आप उनको ट्रेड करने दोगे। सो इट वाज द मिसयूज ऑफ द फरमान। अब क्या हो रहा है, अब फरमान का जो नाजायज फायदा है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाना कहते हैं प्रॉपरली, वो ब्रिटिशर्स करेंगे, उसमें वो बहुत शातिर थे, बहुत तेज थे। एंड द ट्रेड प्रिविलेजेस ग्रांटेड थ्रू द दस्तख्त that later became on the cause of the conflict between the company and the नवाब्स ऑफ बंगाल। देखो कुछ नवाबों ने, दो जनरेशन ने तो कहा कि हाँ आप ले लो कंट्रोल, उन्होंने ग्रांट कर दिया। अब ये जरूरी तो नहीं है कि आने वाले नवाब उस चीज को इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसी वजह से शाहजुद्दौला है, उनके साथ जो यहाँ पे हमने देखा था, 1 सेकेंड, ठीक है, ये जो बैटल ऑफ पलासी होता है, सॉरी, सिराजुद्दौला के साथ, ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ इसी वजह से इश्यूज शुरू ही होती हैं कि वो कहते हैं कि ये सब नहीं चलेगा, ये ग्रांटिंग वैंटिंग हो गई, देयर हैज बीन एन एरा टू दिस, यू हैव टू नाउ गेट ओवर इट। और यही बैटल ऑफ पलासी है। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल स्वे ओवर इंडिया जो है वो बैटल ऑफ पलासी को ट्रेस किया जा सकता है, यानी कि कब से उन्होंने सच में हमारे ऊपर हक जताना शुरू कर दिया। और यही वो डिसाइसिव वॉर थी, यही वो वॉर थी जिसने ये डिसाइड किया कि अगले 200 साल ब्रिटिशर्स इंडिया में रहेंगे। और कैसे रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि इस वॉर के जीतने की वजह से उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने रियलिटी ऑफ इंडिया को ट्रूली असेस कर लिया। वो समझ गए कि एग्जैक्टली क्या है, हम कितने पानी में हैं और इंडिया कितने पानी में है। अब ये वॉर जो है वो नवाब ऑफ बंगाल और उनके सारे लोग और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, बिकॉज फोर्सेस अंडर रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला, तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव इसको लीड कर रहे थे, इन्होंने हरा दिया सिराजुद्दौला को, ठीक है, जो नवाब थे। अब जब बंगाल कंपनी, अब देखो बंगाल तो गिर गया, नवाब गिर गए, कंट्रोल कौन ले रहा है, कंट्रोल ये लोग ले रहे हैं। तो वेल्थ की, ट्रेजरी की, अपने मिलिट्री फोर्स को बढ़ाने की सारी कंट्रोल अब ये इनके हाथ में जो है पूरी तरीके से आ जाती है, ठीक है। अब लैंड रेवेन्यू का सिस्टम देखो बेटा, इकोनॉमिकली दे वर जस्ट ट्रेडर्स टिल नाउ, और वैसे ही कमा रहे थे कि प्रॉफिट कमाया, ये हुआ वो हुआ। अब जब आप कहीं का टैक्स वसूल करने लग जाओ तो वो आपको पावरफुल बनाता है और आपको कंट्रोल भी देता है उस जगह पे।
तो अब क्या हो रहा है कि इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा का भी थोड़ा पोर्शन, जो डिस्ट्रिक्ट था बनारस का, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास, बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793, सर जॉन शोर प्लान दिस सेटलमेंट। तो ये सेटलमेंट यहाँ पे चालू होती है, दे स्टार्ट एक्सपैंडिंग। पहले बंगाल वाले जगह पे आए हैं, कैलकाटा वाले जगह पे आए हैं और सूरत में है, लेकिन अब ये धीरे धीरे एक्सपेंशन जो है यहाँ पे बिगिन हो गई है और ये यहाँ पे मूव करना चालू कर देते हैं। ये कहते हैं कि इट डिक्लेयर्स द जमींदार एज द ओनर्स ऑफ द लैंड। ओनर चाहिए, लेकिन इनको तो जमींदार बनाया था ना पहले, यानी कि अभी भी जमींदार है और ये तो जीत भी चुके हैं बैटल को। तो दे कुड कीप 1/11 ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड टू देमसेल्व्स व्हाइल द ब्रिटिश गॉट अ फिक्स्ड शेयर ऑफ द 10 आउट ऑफ द 11th रेवेन्यू। तो अब इन्होंने कहा जमींदार के साथ डील करके कंट्रोल हमारा बन रहा है, हम सेटलमेंट कर रहे हैं, हम ही अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तुम जमींदार हो, तुम्हें फायदा चाहिए, तुम एक हिस्सा ले लो, हमारी जो पूरी अर्निंग होगी उसके हम 11 हिस्से लगाएंगे, 10 हिस्से हम लेंगे और 11 हम तुम्हें देंगे। यानी कि अगर 11 रुपए की कमाई हो रही है तो 1 रुपए तुम ले जाओ, 10 रुपए हम ले जाएंगे। दैट वाज देयर क्लियर थिंग। और मतलब आपने रेट फिक्स करना है, अब तुम्हारे हिसाब से हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, हम तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं देंगे। तो ये जमींदार के लिए बेटर साउंड कर रहा था कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ जमींदारी लेनी है। और उसके अलावा अश्योरेंस ऑफ देयर ओनरशिप, मेनी जमींदार स्टेड इन टाउन्स एंड एक्सप्लॉइटेड देयर टेनेंट्स। तो अब क्या हो रहा है, इन्होंने कहा तुम जमीन अपने पास रखो, कंट्रोल हम रखेंगे, जमीन तुम्हारा, सुपीरियर कंट्रोल हम पैसे लेंगे, बाकी सारी चीजें जो तुम्हें करनी पड़ती है हम ध्यान रखेंगे और तुम्हें एक हिस्सा भी मिल जाएगा और अल्टीमेटली ओनर तुम ही हो। ये सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंश्योर करने के लिए द रेवेन्यू रिसीट ऑफ ब्रिटिश colonial power, whereas zamindar was declared the proprietor of the land on the condition of fixed revenue payments to British regime। यानी कि तुम हमको पैसे देते रहो, ओनरशिप तुम्हारी है। पेजेंट्स धीरे धीरे जो थे, जो मतलब वहां पे फार्मर जो जमीन पे काम करते थे, जमींदारी सिस्टम क्या थी बच्चे, एक लैंड ओनर होता था, वो कह देता था कि इतनी सारी जमीन मेरी है। अब क्योंकि एक इंसान ने, एक बंदे ने, मोस्टली कास्टिज्म पे भी बेस्ड होता था, ये कह दिया कि ये सारी जमीन मेरी है। एक गांव में 200 फैमिलीज रहती है, उनमें से 20 लोगों ने पूरे जमीन को क्लेम कर लिया है, तो बाकी 180 फैमिलीज कहाँ जाएंगे, कहीं और जा नहीं सकती हैं, गरीब है, कास्ट से नीचे है। तो ये इन लोगों पे डिपेंडेंट हो जाती है कि ठीक है माई बाप, आप जो है हमें इसी पे काम दे दो या हमको रेंट करने दे दो जमीन। तो इसीलिए these peasants had started working for these farmers, but they were deprived of the land title, including other rights, and privilege was actually truly enjoyed during the Mughal period। मुगल पीरियड के वक्त जो सच में एंजॉय करते थे जमींदारी का टाइटल, जो ठाट बाट, वो अब नहीं थी। जमीन के ओनर्स भले ये रह गए थे, लेकिन एक्चुअली अब ठाट बाट और सारे हक जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में होने वाले थे। मुगल एम्पायर की तरह इन जमींदारों को वो हक, वो दर्जा नहीं दिया जा रहा था। तो ये करते थे रेंट कलेक्ट जमीन की, और थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट कलेक्टर्स। तो बीच में और भी लोग थे जमींदार, वहां से कलेक्शन, मतलब और भी तहसीलदार और ऐसे लोग हुआ करते थे, उनके थ्रू रेंट्स कलेक्ट करवाया करते थे पेजेंट्स से। अब ये पेजेंट्री वाज द सब्जेक्ट टू द deprivation of his share in produce from the land and relegated to the abject poverty। The revenue system accounted for 57% of the cultivated area in the country। तो फार्मर्स बहुत सफर कर रहे थे, अब उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया था, वो पॉवर्टी की तरफ ही बढ़ रहे थे, गरीबी की तरफ ही बढ़ रहे थे, उनकी परेशानियां और से और बढ़ी जा रही थी। जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया था वो पूरा तो रेंट देने में चला जाता था। जो जमींदार है वो कहता था कि 57% मेरा है, तुम बाकी अपने पास रखो, अपने हिसाब से फिगर आउट करो, तुम्हारा खर्चा उसमें चलना चाहिए। और इसमें से 1/10 तो वो, मतलब 11 हिस्सों में से 10 हिस्से तो ब्रिटिशर्स को ही जाएगा। तो कमीशन जो अब यहाँ पे बनती है, इंक्वायरिंग द रीजन ऑफ द ग्रेट बंगाल फमीन इन 1943, क्या होता है, सुप्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, ये रिकमेंड करती है द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ऑन लैंड इंटरेस्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इतने लोग थे बच्चे पैसे खाने वाले, इतने लेवल्स पे रेंट लेने वाले, टैक्स लेने वाले, कि फार्मर के पास अपना कुछ बचता ही नहीं था। अब एक पॉइंट के बाद ना उनके खुद के खाने के लिए कुछ बचेगा, ना कुछ ग्रो करने के लिए उनके पास पैसा होगा। तो ये इसी वजह से एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ था, और तब ये समझ आया था इनको कि भैया ये जो पूरा सिस्टम है ना, बीच में इतने सारे लोगों के इन्वॉल्व होने का, ये बंद करना होगा। अब देखो, एक फार्मर है, वो 100 रुपए की प्रोडक्शन करता है, उसे ऊपर जो है 5 लोगों को पैसे देना है, तो मान लो 50 से 60 रुपए दे देगा, कम से कम 40 रुपए उसके पास फिर भी अपने रहेंगे।
अगर यहाँ पे बोलो मान लो 5 से 6 लोगों से ज्यादा लोग आ जाते हैं तो ये फार्मर पैसे ही देते रह जाएगा अलग अलग, कई बार अपने पॉकेट से, और बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा उसको। एंड विद दैट वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द रियोटवारी सेटलमेंट। ये इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ है? बॉम्बे, मद्रास, असम, 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 ठीक है। मुनरो, चार्ल्स रीड ने सॉरी हाँ, मुनरो एंड चार्ल्स रीड रिकमेंडेड इट। In this system, the direct settlement was made between the government and the ryots. तो ज्यादा इंटरमीडिएटरीज नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा दोनों के बीच में। रेवेन्यू कैसे बेचती है? ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड द नेचर ऑफ द क्रॉप। अगर तुम कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो जो हमारे ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो तुम्हें भी फायदा देगा, हमें भी फायदा देगा, तो हमारा सेटलमेंट ज्यादा होगा। सॉइल अगर बहुत फर्टाइल है तो तुम ज्यादा चीजें ग्रो करोगे तो प्रॉफिट हमारा होगा। ऐसे करके इट वाज डिसाइडेड थिंग। रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था फॉर अ पीरियड जो 30 साल तक भी जा सकती थी, उसके ऊपर नहीं, लेकिन हाँ तब तक के लिए मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल की फिक्सेशन कर दी जाती थी। एंड इट वाज बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो। एक प्रॉपर सिस्टम बनाया था कि ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करेंगे, ये सिस्टम है, ये इन्फ्लेशन है, इतना तुम्हें देना है। द पोजिशन ऑफ द कल्टिवेटर बिकेम मोर सिक्योर। तो अब इससे क्या हुआ? अगर रेवेन्यू फिक्स हो गई है तो जो कल्टिवेट कर रहा है वो थोड़ा बेटर स्टेट में, कि ठीक है तुमने जमीन देखा है, तुमने देखा है हम क्या ग्रो कर रहे हैं, उसके हिसाब से तुमने कैलकुलेशन करा है, तो एटलीस्ट तुम हमसे ट्रेडिंग करोगे, ये बढ़ाओगे नहीं, इंटरमीडिएटरीज नहीं आएंगी, तुमने इस चीज का एक्नॉलेजमेंट लिया है कि जमीन अच्छी है या खराब है, तो तुम कम परसेंटेज लोगे, हमारा ध्यान रखा है। फिर आता है मालवारी सेटलमेंट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था गंगा वैली, NWFP, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब के पास। Revenue settlement was to be made by village and estates with landlords. इस सिस्टम में एक सेटलमेंट बनता है जिसमें विलेज विच मेंटेन अ फॉर्म ऑफ कॉमन ओनरशिप नोन एज भाईचारा। भाईचारा में कह रहे हैं ना, भाईचारा में कि मतलब और विथ महल्स which were group of villages, revenue was periodically revised। तो सब लोग मिलकर एक कंसोलिडेशन ऑफ लैंड रहता था, भाईचारे में काम करते थे, मतलब भाई भाई साथ में सब इकट्ठे काम करते थे, उसके हिसाब से बनाई गई थी ये पूरी सिस्टम। यहाँ पे रेवेन्यू रिवाइज करते रहते थे बेस्ड ऑन कि कौन किसके साथ काम कर रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है, लैंड कितना बड़ा है, क्या नहीं है। और फिर आते हैं तालुकदार, तालुकदारी सिस्टम। ये औध वाले डिस्ट्रिक्ट में यूपी के पास एग्जिस्ट करता था अनदर सिस्टम। गवर्नमेंट इसमें आती थी अग्रीमेंट में विद द तालुकदार फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल का सेटलमेंट हमने सीधा एक बार में कर लिया। तालुकदार क्या करता है? वो रेवेन्यूज को, टैक्सेस को कलेक्ट करता है गांव से और उसको अपने चार्ज में डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट के साथ आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। तो अपनी कमाई को, अपना कमीशन जो है अपने पास रखता है और बाकी वो दे देता है कि भैया तुम इसको लगा लो अपने पास, ये तुम्हारा है, सरकार को दे देता है। तो इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि फार्मर्स की लड़ाई जो है वो एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स से डायरेक्ट नहीं होती है, तालुकदार और लैंडलॉर्ड से होती है, क्योंकि ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स ना स्पोक्स पर्सन थे ब्रिटिशर्स के, वो अल्टीमेटली काम ब्रिटिशर्स के लिए करते थे। लोकल लेवल पे इन्हीं के साथ फार्मर्स की इंटरेक्शन होती जरूर थी, लेकिन ये सारा पैसा, अपना कमीशन हटाकर ये लोग फिर ब्रिटिश को पहुंचा देते थे। तो ये पपेट्स थे ब्रिटिशर्स के बच्चों। अनलाइक द बंगाल जमींदार्स, द औध, ठीक है, औध तालुकदार्स हैड नो रियल राइट्स ओवर द लैंड्स अंडर देयर चार्ज and moreover they worked as revenue collectors for the fixed period of the settlement and not in perpetuity। तो ये उनके लिए ही काम करते थे। सिंपल सा सिंपल शब्दों में यही समझना है। तो अब आपने बताना है कि जो ये परमानेंट सेटलमेंट थी ऑफ 1793 ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी? इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? परमानेंट पेजेंट्स राइट्स, जो बॉर्जियस प्रॉपर्टी थी, राइट्स इन लैंड टू जमींदार्स, then shipping rights for the English East India Company or rights for women to have properties. What was introduced with the permanent settlement of 1793? कौन सा हक दिया गया था out of A, B, C and D? Think about it. Okay, and the correct answer is कि इनको राइट्स दे दी गई थी कि आप ही ओनर हो, आप ही का सेटलमेंट है, आप बस हमें एक हिस्सा पे करते रहो, बाकी रेस्ट इज योर्स। और ऐसे ही चला 100 साल, अगला 100 साल। लेकिन इन 100 सालों में अब ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू किया? दे हैड स्टार्टेड बेसिकली अपने सेटलमेंट को स्प्रेड करना।
इन्होंने चालू कर दिया था अब ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस को एनेक्स करना। तो अब इनके दिमाग में क्या है, देखो जब ये आए तो इन्होंने बंगाल का कंट्रोल लिया, बंगाल से ये मद्रास तक धीरे धीरे सेटलमेंट्स को स्प्रेड करके बढ़ते गए। कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं पे राजा है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे लोग उनके साथ आराम से सेटलमेंट कर ले रहे हैं, कहीं पे लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका पर्पस क्लियर है, ये धीरे धीरे फैल रहे हैं और पूरे कंट्री में फैल रहे हैं। तो यही जो है ये रिवोल्ट को लीड करेगा। तो ये जो अपसर्ज होता है, ये पहला मास मूवमेंट है, ये पहला स्ट्रगल है जो हमें पता चलता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो आपने समझना एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। 1857 से पहले ऐसा नहीं है कि लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई, उठाई थी, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे हिस्सों में छोटे छोटे मूवमेंट्स के तौर पर होती थी, सारे जगह पे इकट्ठा नहीं होती थी। तो वो बहुत आराम से ब्रिटिशर्स दबा देते थे, या उसके बारे में लोगों को पता नहीं चलता था अगर ब्रिटिशर्स थोड़ी बहुत डिफीट सह भी रहे थे। ये पहली मूवमेंट थी जो इतने लार्ज स्केल पे हुई थी और इतना यूनाइटेड तरीके से हुई थी। तो ये नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के कई जगह पे आपका उभर कर आई, बिल्कुल फटी ये वॉल्केनो की तरह। ब्रिटिश एम्पायर जो है हिल गए अपने फाउंडेशन तक, उनको विश्वास नहीं हुआ, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ ब्लो दैट ह्यूज, और इसीलिए ये बन जाती है बहुत बहुत सिग्निफिकेंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉलोनियल रूल। यहीं से मेजर शुरुआत भी होती है लोगों के अंदर। अब इसके कॉजेस क्या थे मैंने आपको बताया। अब देखो बेटा, मल्टीपल कॉजेस है, मिलिट्री कॉजेस है, पॉलिटिकल कॉजेस है, इकोनॉमिकल कॉजेस है, बहुत हर एक फ्रंट पे ब्रिटिशर्स जो है बेवकूफी कर रहे थे, लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। पॉलिटिकल कॉज क्या है, पॉलिटिकल कॉज ऐसा है कि जैसे इन्होंने अवध के राजा को कहा कि आप जो है मिस गवर्नेंस कर रहे हो, आप ठीक से नहीं कर रहे हो, हमको दे दो, ठीक है। या फिर दूसरा क्या किया करते थे, या तो ये पूरा पूरा एनेक्सेशन कैसे कर रहे, कंट्रोल दूसरी जगह पे कैसे ले रहे, राजा को कहते रहे तुम काबिल नहीं हो, तुम मिस गवर्नेंस कर रहे हो, हमें दे दो कंट्रोल। या तो ये कह रहे हैं कि आपका नेचुरल एयर होना चाहिए, ठीक है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला करते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी जो है आपका झांसी में जैसे इम्प्लीमेंट हुआ था, कई जगह हुआ था। उनका कहना था कि अगर आपका अपना बेटा है, अपना खून अडॉप्टेड या कुछ और नहीं, तो उसे आप उसकी जो है सक्सेशन ऑफ द एम्पायर मिलेगी, नहीं तो वो अपने आप ब्रिटिशर्स के अंडर फॉल कर जाता है। अवध के साथ इन्होंने एनेक्सेशन कर दिया, उन्होंने कहा कि आप मिस गवर्नेंस कर रहे हो, आप लायक नहीं हो रूल करने के। उन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए और कहा कि हम टेक ओवर कर रहे हैं क्योंकि दिस प्लेस नीड्स टू बी गवर्न प्रॉपरली। दूसरा ये करते थे, सब्सिडरी अलायंस में जाते थे, यानी कि लोगों को कहते थे कि सुनो ऐसा है, तुम यहाँ के प्रिंस हो, तुम यहाँ के राजा हो, तुम यहाँ के नवाब हो, जो भी हो, किंग हो, महाराजा हो, हमारे साथ एक डील कर लो, कम इनटू एन अग्रीमेंट विथ अस। अगर आप ये अग्रीमेंट करते हो तो आपके जगह पे हम अटैक नहीं करेंगे, हम आपको राजा भी रहने देंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, आप किसी दूसरे देश के साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप हमारी आर्मी को मेंटेन करोगे, अपनी मिलिट्री को भी उनसे मेंटेन कराते थे, अपना एक बंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव रखते थे वहां पे रूलिंग और सब कुछ देखने के लिए। तो ये सारे तरीकों से वो कंट्रोल कर रहे थे और जगह को एक एक करके अपने अंडर लेते जा रहे थे। ये पॉलिटिकल रीजन एक तो ये था क्योंकि ये स्प्रेड कर रहे थे, दूसरा सारे राजाओं को परेशान करके रखा था। जैसे नाना साहब से उन्होंने पेंशन मांगा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, एज ही वाज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव द सेकंड। यही हुआ, अडॉप्टेड सन को नहीं देंगे, ठीक है। रानी झांसी के साथ भी इन्होंने यही किया था, मैल एडमिनिस्ट्रेशन का इल्जाम अवध पे लगा दिया था, मिलिट्री में डिस्क्रिमिनेशन चालू हो गया था। तो क्या होता है, इंडियन सोल्जर्स बच्चे रिलीजियस चीजें पहना करते थे, तो उनको बोल दिया कि नहीं आप कुछ भी नहीं, टर्बन नहीं पहनोगे, कड़ा नहीं पहनोगे, गले में कुछ पहनते हो, कान में कुछ पहनते हो, नो रिलीजियस सिंबल इज अलाउड। तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, द ब्राउन एंड द व्हाइट्स का डिस्क्रिमिनेशन चालू हो गया। इंडियंस को अच्छे रैंक्स नहीं मिलेंगे, इंडियंस को अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, सूबेदार के ऊपर लोग ऊपर जा नहीं सकते, वो भी रेशियली इंसल्ट किए जाते थे। तो काम सारा इंडियंस करते थे, लेकिन क्रेडिट उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता था। दूसरा था रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। देखो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो था, बट कुछ अच्छी चीजें भी कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो है सोशल इविल्स की तरफ फाइट कर रहे थे, लेकिन भाई जो तुम्हारा ट्रेडिशन है किसी भी देश का, वो तो थ्रेटेंड फील करेगा ना। तुम कह रहे हो कि विडो की रीमैरिज करा दो, सती सिस्टम को बंद कर दो, वेल्स लगाना बंद कर दो। अब ये औरतों को डोमिनेट करने की सोशल इविल प्रैक्टिसेस थी जो एग्जिस्ट करती थी, इनको हट ही जाना चाहिए था। राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स भी इसकी तरफ काम कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जब इसको सपोर्ट करने लगे तो इंडियंस को लगा थ्रेटनिंग, उनको लगा कि हमारे कल्चर पे अटैक कर रही है। इसके ऊपर से जो है स्कूल्स ओपन हो रहे थे, एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा था, बिकॉज ब्रिटिशर्स नीडेड पीपल, मोर एंड मोर पीपल टू वर्क विद देम। तो उनको इंग्लिश आना, उनका पढ़ा लिखा होना, ये सारी चीजें जरूरी थी।
तो ब्रिटिशर्स ने स्कूल्स खोलना शुरू किया। इन स्कूल्स में ये एजुकेशन वेस्टर्न हिसाब से देने लग गए। अब यहाँ पे भी लोगों को डर लगा कि ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस लाकर यहाँ दे रहे हैं, हमारे लोगों के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, और लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं, तो ये थोड़ा मतलब दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। हाउएवर दीज वर द गुड स्टेप्स टेकन बाय देम, बट पीपल ऑफ इंडिया क्योंकि कंजर्वेटिव थे इस मामले में, वो उन्होंने बहुत स्पोर्टिंगली नहीं लिया। सोल्जर्स की अगर बात की जाए, अब ये देखो ये इमीडिएट कॉज है बच्चे, ये इमीडिएट कॉज रह चुका है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, विच वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल्स। अभी इनफील्ड राइफल्स में अगर आपको बुलेट्स भरने हैं तो वो आपको माउथ से ऐसे पुल करके कार्ट्रिज को फिल करना होता था, और कहा जाता था कि उसकी ग्रीजिंग जो है वो पोर्क या बीफ से की गई है कैरेजेस की। अब जो हिंदूज और मुस्लिम्स थे वो ऑफेंड हो गए, क्योंकि हिंदूज जो है यूज्ड टू वर्शिप काउज, एंड पोर्क जो है वो हराम है, प्रोहिबिटेड है इस्लाम में। तो वो आप मुंह में कैसे लगाओगे, एक पूजा करता है और एक में प्रोहिबिटेड है। तो इसकी वजह से उनका रिवोल्ट, मतलब देखो सिपॉइज जो थे, जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी ग्राउंड मैन थे, उनको इसी राइफल के साथ काम करना है, और ब्रिटिशर्स वॉर पे वॉर लड़ी जा रही है इंडियन सोल्जर्स को ही ले जा करके। दूसरा एक और रिलीजियस बहुत बड़ी चीज थी, एक टैबू था उस वक्त, ब्राह्मण्स में माना जाता था कि अगर आप सी को क्रॉस करते हो तो आपने एक पाप जो है ले लिया है, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, आपका जो वंशज है वो आगे अच्छा नहीं होगा। इट वाज अ टैबू, इट वाज अ सुपरस्टिशन, बट दीज पीपल वर फोर्स्ड बिकॉज ऑफ बीइंग इन द आर्मी टू गो एंड फाइट इन अदर कंट्रीज। तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो थे लोगों के, उसको बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स ने ध्यान नहीं रखा, और इसकी वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी बहुत स्ट्रांगली हर्ट हो गई लोगों की। फिर इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, सारे टैक्सेशंस हम लोगों पे, इंडियंस पे लगते थे, हेवी टैक्सेशंस लगते थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स कर दिया गया। आप देखो क्या हुआ कि सारे लोगों को बोल रहे कि नहीं तुम कंस्ट्रक्शन करो, ट्राइबल्स को बोल दिया ये सब छोड़ो, तुम हमारे लिए काम करो। जो आर्टिशंस थे, पेजेंट्स थे, उनके पेट्रन्स कौन थे, उनके काम की कदरदार कौन थे, ये राजा महाराजा। राजा महाराजा को तो ये लोग हटा दे रहे हैं, हर जगह एनेक्सेशन कर ले रहे हैं, जहां नहीं भी कर रहे हैं वहां पे राजा इनके कंट्रोल में, पैसे खुलकर इनके ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर, क्राफ्ट्समैन के ऊपर नहीं स्कैटर कर सकते, मतलब दे कैन नॉट स्पेंड ओवर देम। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, इकोनॉमिकली जो लोग हमारे काम कर रहे थे उनके पास काम नहीं रहता है, इकोनॉमिक उनका जो वो है पैसे कमाने का जरिया है वो ड्रॉप होने लग जाता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल सफरिंग होती है। उसके ऊपर से टैक्स है, और वो भी इंडियंस के अगेंस्ट ज्यादा है, जो कहीं नौकरी भी कर रहा है सैलरी कम है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। लेकिन जो इनफील्ड राइफल्स आए उसके बाद तो लोगों का गुस्सा ठहरने वाला नहीं था। बंगाल में ये चालू हुआ रिजेंटमेंट 19 नेटिव इन्फेंट्री से बहरमपुर में, जिन्होंने साफ कह दिया हम इसको नहीं यूज करेंगे। मंगल पांडे ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री ने फायर भी कर दिया था एक सार्जेंट पे, मेजर ऑफ हिज रेजिमेंट, और इसीलिए यहाँ से कहा जाता है कि इसको म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर जाना जाता है, वहीं से शुरुआत हुई। सो दिस आउटब्रेक वाज ऑलरेडी बीइंग प्लान्ड, ये समझना भी जरूरी है। ये राजा नाना साहेब, रानी ऑफ झांसी, ये सारे लोग धीरे धीरे मिल करके ना आपस में प्लान कर रहे थे पहले से इस म्यूटिनी को। इट वाज सपोज टू हैपन अ लिटिल लेटर, लेकिन ये इनफील्ड राइफल्स जो आ गए ना, ये इमीडिएट कॉज बन गई, और ये पूरे प्लान की अच्छी से प्लानिंग होने के पहले ही खत्म हो गया। तो वेयर द रूलर्स वर लॉयल टू ब्रिटिश, उनके पास भी ये बाकी लोग जैसे नाना साहब या बाकी मान सिंह और भी लोग गए, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के पास जाकर के मुंह खोल दिया कि भैया देखो आपके अगेंस्ट ये कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि इनको लग रहा था ब्रिटिशर्स ही जीतेंगे। अगर शायद इन लोगों ने उस वक्त साथ दे दिया होता तो ब्रिटिशर्स तभी हार जाते। तो सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया ग्वालियर और इंदौर में, और कई जगह पीपल रिवोल्टेड बिफोर द सीपॉइज इटसेल्फ। शुरुआत में रिबेल सक्सेसफुल भी रहे, ब्रिटिशर्स को बहुत वक्त लगा कंट्रोल करने में चीजों को, यूरोपियंस मारे गए, पुलिस स्टेशन लॉ, सब कुछ पे अटैक हुआ, लेकिन सोन द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड। बहुत बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा, कुछ महीने लगे। लेकिन इस रिवोल्ट से एक चीज तो लोगों को एहसास हो गई थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो मतलब आपके इनविंसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको हराया नहीं जा सकता है, उनको हिलाया नहीं जा सकता है। ब्रिटिशर्स की अपनी कमजोरी है, वो समझना और रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। तो कॉजेस क्या है, यूनिटी नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं था, कॉमन मोटिव नहीं था, सब अपने अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। ये तो बहुत दिन तक प्रॉब्लम रही है हमारी। सारे क्लासेस ऑफ सोसाइटीज जो थे सब अफेक्टेड नहीं थे, कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे मिलिट्री बहुत एक्टिवली कर रही थी, कुछ रूलर्स थे जैसे कि सिंधियास, निजाम्स, होलकर्स, जो ब्रिटिश की मदद कर रहे थे लोगों की मदद करने के जगह पे। सो विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली रोज इन रिवोल्ट ऑफ
against the British in 1857. पंजाब आर्मी, मद्रास रेजिमेंट, बंगाल आर्मी और अवध रेजिमेंट। तो मंगल पांडे, इन सारे लोगों को याद करो और फिर सोचो जरा, द आंसर वुड बी बंगाल आर्मी, वहां से शुरू हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स की हम करते हैं बात। व्हाट वर सम इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स दैट टुक प्लेस। तो ये एनसीएम, सीडीएम, क्विट इंडिया, ये सब इसके अंडर आएगा। दिस इज मोर अराउंड द गांधीयन एरा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कांग्रेस के इंट्रोडक्शन से। कांग्रेस हैज बीन द ड्राइविंग फोर्स। अब आप सोचोगे कि ये एक ही पार्टी थी और पार्टीज क्यों नहीं बनी, ये मेजर पार्टी थी। और भी फ्रीडम फाइटिंग एसोसिएशंस बने थे, जैसे मुस्लिम लीग वाज आल्सो देयर, बट उनका अपना अंडरलाइन एजेंडा एट डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट रहा, जो लोग एसोसिएटेड रहे डिफरेंट रहे। कांग्रेस वाज सीन एज दिस ड्राइविंग फोर्स जिसको सब लोग आकर ज्वाइन करते थे, जिनको भी फॉर द सेम एजेंडा फाइट करना था। तो इट वाज दैट सेंटर वेयर एवरीवन यूज्ड टू कम एंड जॉइन। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? आप बिलीव नहीं करोगे कि इसकी एक्चुअली नींव जो रखी गई थी, इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय वन ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो कि वैसे तो इंडियन सिविल सर्विसेज के हिस्सेदार थे, मतलब ही वाज एन इंडियन सिविल सर्वेंट। 1885 की बात है बच्चे। 1885 में इन्होंने एक यूनियन की तरह, ठीक है, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने शुरू किया था इसको। कुछ राइटर्स के हिसाब से कांग्रेस का एम उस वक्त था टू वर्क एज अ सेफ्टी वॉल्व। सो बेसिकली एओ ह्यूम को लगा कि आप बहुत सारी चीजें इंडियंस के साथ हो रही हैं, जो मैसेज सही नहीं पहुंच रहा है, मे बी यू शुड ट्राई एंड बिकम एन एक्टिविस्ट। और जो अनफेयर मीन्स की तरीके से प्रैक्टिसेस हो रही हैं या जो हक नहीं मिल रहा है इंडियंस को, वो पहुंचा सके उनकी आवाज बनकर टू द मेन अथॉरिटी, प्रोबेबली बैक इन लंदन और इंडिया, वेयर एवर। ये शुरू वहां से हुआ, बट फिर उसके नाम को, मतलब एक कांग्रेस यूनियन से उस यूनियन हटा दिया गया, कांग्रेस बना दिया गया, और पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, है ना। तो दादा भाई नायरोजी ने एक्चुअली नाम बदला था ऑर्गेनाइजेशन का, जो मैं बता रही हूँ, यूनियन हटा दिया गया था एंड उसको रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। वोमेश चंद्र बैनर्जी उस वक्त एक लीडिंग लॉयर हुआ करते थे, वो उस वक्त बने इनके पहले प्रेसिडेंट। और फिर सेशन जो है WC बैनर्जी के अंडर में ही, जहां पे 72 डेलीगेट्स आए थे, उनके अंडर में ये सेशन कराया गया। देन इन 1890 कादम्बनी गांगुली, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, शी एड्रेस द कांग्रेस सेशन। तो कांग्रेस बहुत बड़ा सिंबल है फ्रीडम फाइटिंग की तरफ का, एक खुद में सिंबल है, इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द INC एट दैट टाइम। आप शायद कंफ्यूज कर जाओ, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह इसको हम जानते हैं अब, क्योंकि वहां से शुरू हुआ था और अल्टीमेटली बना ये पॉलिटिकल पार्टी। तो हम इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं उस वक्त जो थी उसको अभी से अगर कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंट है। इन टुडेज डेट इट्स अ वॉइसिंग आउट पॉलिटिकल पार्टी एज अ रिप्रेजेंटेटिव मोड ऑफ वॉइसिंग आउट द ओपिनियंस ऑफ अ स्पेसिफिक बंच ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, जो भी उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उस सेंस में। Back at that time, it was just one thing. It was nothing about किसका पावर, किसका हक, किसका क्या. It was just and just about कि freedom fighting करनी है ना? Guys, 1 second, I'm just sorry. Freedom fighting करनी है. That was the whole idea. ठीक है? तो most outstanding representation की अगर बात की जाए of extremist school was बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें बाद में लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1856 में हुआ था। तो देखो, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स ना 3 फेजेस में बांटे जा सकते हैं। पहले आपके आते हैं मॉडरेट्स, फिर आपके आते हैं असर्टिव्स, और फिर आपके आते हैं रैडिकल्स, या जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट्स कहते हैं। तो मॉडरेट्स को क्या था ना, उनको लगता था ब्रिटिशर्स हमारे फेवर में है, हमें ब्रिटिशर्स के साथ काम करना है, तो उनको परस्यू करो, उनके साथ प्रोटेस्ट तुरंत मत करो, उनको समझाओ, बैठाओ, ठीक है। उन्हें लगता था ब्रिटिशर्स हमारी भलाई चाहते हैं। फिर आते हैं असर्टिव्स, जिनको लगा कि भाई देखो, हमें सिर्फ उनके साथ काम नहीं करना है, हमें अपनी बात रखने के लिए थोड़ा तो असर्टिव होना पड़ेगा, बट दे डिड नॉट रियली वांट टू गो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एज सच। रैडिकल्स बिल्कुल अलग थे, उन्होंने कहा हम अपना हक नहीं मांगे तो हमें अपना हक नहीं मिलेगा। ये एक्सट्रीमिज्म में विश्वास करते थे कि भेजो ब्रिटिशर्स को, ना कोई सपोर्ट करना है ना कोई सपोर्ट लेना है। और वहीं पे बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक, जिनके नाम से उन्हें और भी जानते हैं, वहां पे वो आते हैं। So he started a newspaper in Maratha in English and Kesari in Marathi. 1893 में
He also started celebrating traditional religious Ganpati festivals in 1895 Shivaji festivals. बट ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट और जो आप कह सकते हो कि बैकलैश आई इस चीज को लेकर के, जो ड्रॉबैक था वो दोनों समझते हैं. द पर्पस ऑफ डूइंग दिस वाज टू यूनाइट द पीपल. ठीक है, आप अगर फ्रीडम की लड़ाई सिर्फ फ्रीडम के तौर पे लड़ रहे हो तो शायद ज्यादा लोग ना आए, बट व्हेन यू मेक इट मोर पर्सनल फॉर देम, इन्वॉल्विंग दीज थिंग्स की शिवाजी का फेस्टिवल कर रहे हैं, ट्रेडिशनल चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, गणपति जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल रिलीजन, इन सारी चीजों से रिलेटेड चीजों को जब आप लाते हो तो लोग ज्यादा दे टेंड टू गेट एसोसिएटेड. शायद उनका अल्टीमेट गोल फ्रीडम फाइटिंग नहीं भी रहा हो तो इस चीज को बचाने के लिए दे वुड फाइट. तो एक पर्सनल सिंबल लाया गया था, लेकिन ड्रॉबैक ये था कि ही ब्रॉट वेरी हिंदुइस्टिक सिंबल्स, राइट. तो देयर वर अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु फेल्ट लेफ्ट आउट, हु कुड नॉट एसोसिएट विथ इट. और इसीलिए कई बार जो उस वक्त की माइनॉरिटी कैटेगरीज थी उनको लगता था कि हमें शायद नहीं इंक्लूड किया जा रहा है. However, that was not the reason. रीजन बस ये था कि मेजर लोगों को कैसे मोटिवेट किया जा सके, एंड दे जस्ट स्टार्टेड डूइंग समथिंग which they didn't think of, probably could also have a negative impact on a bunch of people जिन्हें excluded और alienated महसूस हो सकता है. एक अलग आउटस्टैंडिंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर और भी थे हमारे, वो बिपिन चंद्र पाल और भी अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय. तो ये लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और आपका बाल गंगाधर तिलक, दे वर द ट्रायो. बाल पाल लाल के नाम से इनको जाना जाता था उस वक्त. अब देखो ब्रिटिशर्स का 1857 का स्ट्रगल खत्म हो गया. अब वो देख रहे हैं कि एक एक करके सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आ गए, अरबिंदो घोष आ गए, बिपिन चंद्र पाल आ गए, ऐसे से करके ना कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट भी बंगाल के पास हो रही है, वहां पे सारी चीजें लीड की जा रही हैं. और एक एक करके आपका वन बाय वन सारे जो आप कह सकते हो एंटी कॉलोनियलिस्ट मूवमेंट्स थी और जो लीडर्स थे इनके, एक से एक नेशनलिस्ट बंगाल से निकलकर बाहर आए थे और इनकी बैंड बज गई थी. दे हैड टू कर्ब एंड कंट्रोल इट, एंड उनको आइडिया नहीं है कैसे करें. तो इन्होंने सोचा बंगाल को ना डिवाइड कर देते हैं, और इस कदर डिवाइड करते हैं कि मोस्टली जो ये हिंदू बंगाली नेशनलिस्ट निकल कर आ रहे हैं ये एलियनेटेड फील करने लगे, ये साइडलाइंड हो जाए. तो इनकी मोटिवेशन वहां से शिफ्ट होकर के अपने आप को बचाने में या अपने आप को कहीं ना कहीं उस चीज में फिट इन करने में लग जाएगी, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट डिवाइड एंड रूल का था. तो दे डिसाइडेड टू डिवाइड अंडर लॉर्ड कर्जन्स दिस थिंग बंगाल को. बंगाल एक बड़ा प्रोविंस हुआ करता था उस वक्त. आज के डेट में जो हमारा बांग्लादेश है, असम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा है, ये पूरा चंक एक प्रोविंस हुआ करता था बंगाल का. तो यहाँ से भर भर के नेशनलिस्ट निकल रहे थे. तो 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि हम बंगाल को 2 हिस्सों में बांटेंगे क्योंकि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, ये बहुत बड़ी जगह है, जो कि झूठा सब जानते थे. नेशनलिस्ट कॉन्टिन्यूसली कह रहे थे मत करो ऐसा. ठीक है, तो अब ये आइडिया था कि हमको हिंदूज और मुस्लिम्स में डिफरेंस क्रिएट करना है. अब आप सोचो, देखो डिवाइड एंड रूल है, कैसे करते हैं ये बंगाल को ऐसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं कि जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है वहां पे बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन तो होती है, लेकिन रिलीजियसली वो ज्यादा इस्लामिक फॉलोअर्स होते. और इधर जहां पे शायद हिंदुइज्म के फॉलोअर्स ज्यादा होते लेकिन वो बंगाली स्पीकर्स नहीं होते, जो दूसरा चंक होता. ठीक है, वहां पे हिंदी स्पीकर्स ज्यादा होते. अब दोनों जगह क्या होता, इधर बंगाली बोलने वाले लोग कम हो जाते तो वहां पे वो माइनॉरिटी क्रिएट हो जाती, और उधर हिंदूज कम हो जाते, बंगाली बोलने वाले तो होते तो वो एलियनेटेड हो जाते. तो दोनों जगह हिंदू स्पीकिंग बंगालीज वुड हैव गॉन इनटू एलियनेशन. तो कई सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा, जैसे मैंने आपको बताया, और भी कई सारे बड़े बड़े लीडर्स खड़े होते हैं कि ये मत करो. हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तभी नेशनल सॉन्ग जो है अमार सोनार बांग्ला, कि हमारा जो सुंदर सा बंगाल का लैंड है, उसी ओकेजन पे उन्होंने लिखा, लोगों को सड़क पर लेकर आए. स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं, स्वदेशी फ्लैग भी जो आप देखोगे, ठीक है, 8 लोटसेस के साथ, ट्राई कलर का फ्लैग, एक सन और एक मून के साथ हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हुए, 8 लोटसेस, उस वक्त के 8 स्टेट्स, 8 प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते हुए वो सब लोग यहाँ पे जी जान लगाकर लड़ने लग गए. ठीक है, ये नेशनल एंथम ही जो है बांग्लादेश ने अडॉप्ट किया है 1971 में. ठीक है, बहुत सारे ह्यूज एंड क्राइज चल रही हैं, नेशनल सॉन्ग्स बन रहा है, वंदे मातरम जैसे कि हो गया, और सेरेमनी ऑफ रक्षा बंधन ऑब्जर्व किया गया 16 अक्टूबर 1905 को, जहां पे हिंदूज और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी कि भैया हम सब एक हैं, हम एक ही साथ हैं.
अब हमें यूनिटी दिखानी है। ब्रिटिशर्स जो सोच रहे हैं उनका जो एजेंडा है उसको फेल करा देना। तो लोग डेमोन्स्ट्रेशंस करने लगे, मीटिंग करने लगे, रेजोल्यूशन करने लगे। उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को उस वक्त भी जलाया फॉरेन गुड्स को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज नॉट द फर्स्ट थिंग टू डू दिस। लेकिन हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट आइडिया अटैक करना नहीं था ब्रिटिशर्स को, यूनिटी चाहिए थी। बंगाल के एक पर्टिकुलर मूवमेंट के अगेंस्ट थे ये लोग, ठीक है। एक बहुत बड़ी एक चीज जो हमको यहाँ ध्यान रखनी है वो है सेल्फ रिलायंस। यहाँ पे लोगों ने इस चीज पे बहुत ध्यान दिया कि हम तुम पे नहीं डिपेंडेंट है, हम खुद में काफी हैं, वी डू नॉट नीड यू। जो भी लीडर्स थे बंगाल के, दे स्टार्टेड टू वर्क फॉर नेशनल एजुकेशन इन द राइट अर्नेस्ट, कि लोगों को एडुकेट करो, आगे चलकर लिटरेसी, टेक्निकल, फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करो, वो इंडिपेंडेंट बने। और 15 अगस्त 1906 को एक काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी सेटअप किया गया। अरबिंदो घोष उसके पहले प्रिंसिपल बने ऑफ द नेशनल कॉलेज। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेकर हमारे इंडियन लीडर्स भी चल रहे थे कि अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, अवेयर होंगे, एक्सपोजर ज्यादा होगा, सही से आवाज उठा पाएंगे, सही चीजों के लिए लड़ पाएंगे। एंड फाइनली एट द कैलकाटा सेशन इन कांग्रेस इट वाज अडॉप्टेड टू बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स ऑन 7th of August of 1905। इसीलिए ये सारी बर्निंग वगैरह चल रही थी। अब ये लाल बाल पाल जो मैं आपको बता रही थी, अरबिंदो घोष, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रही थी बच्चे कि एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे जो माइनॉरिटीज थे वो थोड़े एलिनेटेड फील कर रहे थे, क्योंकि जो भारत माता का सिंबल आ रहा है, एक फीमेल एलिगरी आ रही है रिप्रेजेंटिंग भारत माता, रिप्रेजेंटेटिंग समथिंग व्हिच वाज वेरी हिंदुइक इन नेचर। तो मुस्लिम लीग फॉर्म होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, नवाब सलीमुल्ला ऑफ डेक्का एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क 1906 में। ये देखो, ये डेट याद रखना, 1906 में स्टैब्लिश होती है मुस्लिम लीग। इनको लगता है कि भाई जब बाकी लोग फाइट कर ही रहे हैं तो हम भी एक एसोसिएशन बनाएं और लड़े और अपोज करें मूवमेंट्स ऑफ कांग्रेस को। तो बच्चे, शुरू में जब मुस्लिम लीग फॉर्म हुई तो इन्होंने ना ब्रिटिशर्स से डील करी थी। यहाँ जरा सा गड़बड़ी हो गई थी, वरना ब्रिटिशर्स और थोड़ा पुश महसूस करते, क्योंकि इन्होंने थोड़ी दोस्ती कर ली थी। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ेंगे और उसमें अपना फायदा ढूंढते हैं। इन्होंने कहा हम मतलब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस के जो भी एजेंडाज है उनको नाकाम करेंगे, और बदले में जो ब्रिटिशर्स है वो हमको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, आगे चलकर मुस्लिम्स का ख्याल रखेंगे। बट ब्रिटिशर्स कहाँ किसी के सगे थे उस वक्त, और ये बात उनको समझने में थोड़ा वक्त लग गया। तो इनिशियली दे वर अपोजिंग एवरीथिंग दैट कांग्रेस वर डूइंग, दे वर ट्राइंग टू कर्ब एवरीथिंग। बट 1919 में चलकर ये चीज काफी ज्यादा बदलने वाली थी, क्योंकि अब वो देखने वाले थे कि ब्रिटिशर्स को उनके धर्म से, उन लोगों से पर्सनली कोई लगाव नहीं था। इट वाज जस्ट अ मीडियम फॉर देम टू विन ओवर। तो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है, जहां पे ब्रिटेन जो है अपने अलाइज के साथ, फ्रांस, रशिया, यूएस, इटली, जापान, अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, टर्की जो थी उससे लड़ाई कर रही थी। इंडिया अपने आप ड्रैग हो गया। इंडिया वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग बट वी वर कोलोनाइज्ड। उनको जरूरत थी सपोर्ट की, सामान प्रोड्यूस करने में हो या मिलिट्री में हो, तो नेचुरली हमारे 10 लाख लोग जाकर वहां पे लड़ने लग गए। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया भी इसी वक्त होता है। 9 जनवरी ऑफ 1915 वो वापस आते हैं। वो इन चीजों पे अभी ध्यान नहीं देते, वापस आते। वैसे तो वो मास मूवमेंट शुरू कर सकते थे, बट उन्हें लगता है कि फर्स्ट आई नीड टू कनेक्ट विद द पीपल। तो एक केक जो है मुंह मीठा कराने के लिए लेकर आते हैं वो साउथ अफ्रीका से, सत्याग्रह का। सत्याग्रह एक वेपन होता है जिसमें लड़ाई सच्चाई की होती है, विदाउट एनी वायलेंस। उनका कहना यही होता है कि अगर आप सच से लड़ रहे हो तो आप अपील करोगे सामने वाले के कॉन्शियंस को, और ऑपरेसर अपने आप अपनी खराब चीजों को गिव अप कर देगा। तो ये उन्होंने स्टार्ट किया चंपारण से, सीज चंपारण, ए इज अहमदाबाद एंड के इज खेड़ा। 1917 से 1918 तक तीनों जगह वो घूमते गए। 1916 दिसंबर में ही डिसाइड कर लिया था चंपारण पहुंचेंगे, और ये ब्रिटिश को लगा बड़ा धमाका। उन्हें लगा ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ। और वो आप कह सकते हो कि सक्सेसफुल भी रहे थे अपने जो भी उनका पर्पस था उसमें। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है पहली बार 1919 में, जिसे हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। वो आफ्टर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, दोनों जो उस वक्त हुआ करते थे हमारे स्टेट सेक्रेटरीज, उनके नाम पे, वॉइस रॉय के नाम पे।
तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इनलार्ज करना था और सेंट्रल लेजिस्लेचर को थॉरली रिमोल्डेड करना था एंड मेड अ बाइकैमरल 2 चैम्बर्स बीइंग काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा एग्जिस्ट करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाकर ये चेंजेस करता है। ये कहता है कि हमारा जो काउंसिल है प्रोविंशियल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, उसको बड़ा करेंगे हम हमारे लीगल असेंबलीज को बड़ी करेंगे, चेंज भी करेंगे। एक सेंट्रल पावर सिर्फ नहीं होगा, लोकसभा और राज्यसभा जैसे आप डिवाइडेड है, उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि ये डिविजन बाइकैमरल जो हमारा सिस्टम है हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। Legislature had virtually no control over the Viceroy and his executive council, which the central government had unrestricted control over the provincial government. तो central government जो आप ऐसे समझ सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पैरेलल जो उस वक्त वाइसरॉय और उनका काउंसिल था, उनके ऊपर कोई उनका हक नहीं है, उनको कुछ छू भी नहीं सकती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरा पूरा क्या कर रही है उसका ध्यान रखेंगे ये। एंड दैट इज हाउ द डुअल गवर्नमेंट डायरकी सिस्टम जो है हमारा, 2 लेवल का फेडरल और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री, दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है। बट एट द सेम टाइम गांधी जी के आने के बाद, सत्याग्रह के बाद बड़े बड़े लीडर्स भी अब आ रहे थे आगे, मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी, तो ब्रिटिशर्स को कर्ब करना था इस मूवमेंट को, तो दे डिसाइडेड टू कम अप विद द राउलेट एक्ट। पावर तो लोगों के पास पहले से बहुत थी, इस एक्ट ने और जो मार्च में आया एक्सेसिव और इमेंस पावर दे दिया इनको। बेसिकली अब ये किसी को सिर्फ शक के बिना पर 2 साल तक डिटेन करके रख सकते थे विदाउट अ ट्रायल। यानी मुझे शक है कि तुमने ये क्या होगा, मैं तुमको कोर्ट ले जाकर इसको साबित नहीं करूंगी, मैं तुमको 2 साल तक जेल में उसी शक पे डाल दूं। अब 2 साल तक लीडर अगर जेल में रहेगा तो मूवमेंट तो वैसे ही किल हो जाएगी। तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को कर्ब करने का तरीका था। गांधी जी थोड़ी बैठते, तो उन्होंने सत्याग्रह वापस लॉन्च कर दिया। इनफैक्ट 6 अप्रैल को उन्होंने कहा कि हम जाएंगे पूरे देश में हड़ताल पर, प्रोटेस्ट होगा, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। लेकिन ब्रिटिशर्स ने पूरे वायलेंस के साथ इसको इम्पोज करने की कोशिश की, सप्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा बिट्रेयल था, एक चाकू खंजर जो हमारी पीठ में भोंका गया था बाय द गवर्नमेंट, जो कि वो वर्ल्ड वॉर में हमसे प्रोमिसेस कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर में हमारे लोग बहुत सफर कर रहे थे, लोग जा रहे थे, लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के बदले, बहुत सारे हार्डशिप से जूझ रहे थे। ठीक है, ओके गाइस, जस्ट 1 सेकेंड। या सो फॉर ऑल दीज रीजंस क्या हुआ, गांधी जी ने लॉन्च किया एक सत्याग्रह इसके अगेंस्ट। इट वाज आल्सो अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ठीक है, बिना ट्रायल के, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसी के अगेंस्ट 6 अप्रैल को भी हड़ताल चली, और जब 6 अप्रैल को हड़ताल चली तो बहुत सारे लोग जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। एक कुछ पॉपुलर लीडर्स थे जैसे कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू या फिर डॉक्टर सत्यपाल। तो इन्हीं की आज़ादी के लिए पंजाब में भी जो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल को, लोग जलियांवाला बाग जहाँ पे बैसाखी का मेला लगा था, दे सैट डाउन टू हैव अ साइलेंट प्रोटेस्ट। बाकी लोग आसपास के गांव से वहां पे घूमने के लिए आए थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, इस वक्त लगा हुआ होता है आपका क्या कहते हैं, बेसिकली कर्फ्यू। ठीक है, मार्शल लॉ लगा होता है, कर्फ्यू जैसा होता है ये, जहाँ पे लोगों को झुंड में निकलना अलाउड नहीं होता, प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं होता। अब ये जो बाहर के गांव से लोग आए थे, इनको ना मार्शल लॉ का पता था, ना वो प्रोटेस्ट का पता था, ये तो मेला घूमने आए थे। लेकिन जनरल डायर उस वक्त रहते हैं इन कमांड, उनको ये पता चलता है कि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो डिसाइड करते हैं कि एक मॉरल लेसन सिखाएंगे। डजंट मैटर कौन है, यंग ओल्ड मैन वुमेन हिंदू मुस्लिम, हम सबको खत्म कर देंगे। एंड ही एंटर्स द जलियांवाला बाग, जिसकी एक ही एंट्री होती है, उसको ब्लॉक करते हैं और ओपन फायर कर देते हैं। एक कमीशन बैठाई गई थी टू इंक्वायर अबाउट दिस। कहा जाता है पनिश भी किया गया, बट ज्यादा सीवियर कोई पनिशमेंट नहीं थी, वो दिखावटी। अंदर से सारे ब्रिटिशर्स खुश थे, दे वर सेलिब्रेटिंग कि एक लेसन सीख लिया है लोगों ने। सरदार उधम सिंह ने फाइनली फिर जनरल डायर को, आप इस मूवी में देखा होगा शायद, वरना देखना, 13 मार्च 1940 में उनको ढूंढ करके मारा उन्होंने, लंदन में जाकर बदला लिया इस इवेंट का। सरदार उधम सिंह हैड एक्चुअली विटनेस्ड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, और उनके दिल में बहुत ज्यादा पेन था बिकॉज ऑफ दैट। इसके बाद क्या होता है, 1919 में बेसिकली दूसरा एक इश्यू चल रहा था, ये सब पैरेलली चल रहे हैं बच्चे, है ना। जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ और राउलेट एक्ट भी आया, और अभी वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है। वर्ल्ड वॉर में आपको याद होगा, मैंने बताया टर्की लड़ रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, यहाँ पे हमने देखा है ना। देखो एक सेकेंड, ये देखिए,
टर्की वाज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और ये वाली पार्टी जीत जाती है, हमको पता है, जर्मनी हार जाती है, टर्की हार जाती है, और टर्की में रहा करते थे द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द कैलिफ और द खलीफा। ऐसा पूरे जगह बोले जाना लग गया, जो होने वाला था कि एक बहुत हार्श ट्रीटी इनके अगेंस्ट साइन होने वाली थी, जहां पे इनके टेम्पोरल पावर्स भी छीन लिए जाने वाले थे। अब सारे जगह पे इस्लामिक वर्ल्ड के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया, इंक्लूडिंग इन इंडिया, और यहाँ पे बनी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, मतलब ये हुई, और एक कमेटी बनी जो कि अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली ने बनाया। उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट भी किया कि आप आ जाओ, ठीक है। तो इंडियन मुस्लिम्स बहुत एजिटेटेड थे इस चीज की वजह से, ठीक है, और उन्होंने इसीलिए डिसाइड किया था कि वो जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अलाई ऑफ जर्मनी अगेंस्ट ब्रिटेन की तरह रहेंगे, ओरिजिनेट करने लगेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी हुआ दिल्ली में नवंबर 1919 में, ठीक है। वो खिलाफत कमेटी के हेड बन गए गांधी जी, अली ब्रदर्स ने उनको बुलाया, बोला आप आओ। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी लीड कर रहे थे, ठीक है। गांधी जी ने लेकिन इस मौके को देखा एक बहुत परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की तरह कि भैया हम हिंदूज मुस्लिम्स को यूनाइट करके एक तमाचा देंगे बहुत भारी सा ब्रिटिशर्स के ऊपर, क्योंकि दे नीडेड अ यूनाइटेड फ्रंट टू गिव अ टफ फाइट। अगर यूनाइटेड, जब तक डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा, उनकी तरफ जो फाइट जारी है वो कमजोर रहेगी। तो गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की करते हैं तैयारी और डिसाइड करते हैं हिंदूज और मुस्लिम्स को लेकर आएंगे साथ। खिलाफत इशू और स्वराज का इशू, यानी कि अपना राज, स्वयं का राज, इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। इट वाज लॉन्च्ड टू प्रेस मेजरली 3 चीजें: खिलाफत, रिड्रेसल ऑफ द पंजाब रॉन्ग्स, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, एंड अटेनमेंट ऑफ स्वराज। तो कहीं ना कहीं राउलेट एक्ट के अगेंस्ट भी ये एक आवाज थी। सिंपल था प्रोग्राम का। मूवमेंट हैड 2 मेन एस्पेक्ट्स, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट होने वाला था। गांधी जी ने पहले ही फिगर आउट किया था कि भाई आखिर सब कह रहे थे, इतने से ब्रिटिशर्स बहुत कम थे पॉपुलेशन में, तो इतने बड़ी इंडिया की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि इंडियंस उनको कर रहे थे सपोर्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, मल्टीपल फोल्ड्स में हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद करना था। वो हमारे सपोर्ट के बिना 1 से 2 साल भी यहाँ नहीं टिक पाते। तो मल्टीपल लेवल्स पे आंसर करना था, धीरे धीरे करके सब कुछ ब्रिटिशर्स का छोड़ना था। पहले जैसे जो टाइटल्स और ऑनररी ऑफिसेस उन्होंने दिए हुए थे लोगों को कि भैया आपको हम ये बनाते हैं, आपको हम वो बनाते हैं, आपको ये रिवॉर्ड देते हैं, लोगों ने वो लौटाया। देन टू अटेंड द ऑफिशियल फंक्शंस कि ये ब्रिटिश का फंक्शन है, हम नहीं आएंगे। फिर बच्चों को जो स्कूल कॉलेजेस जा रहे थे ब्रिटिशर्स के, वो वहां से निकले। लॉयर्स, लिटिगेंट्स, टीचर्स जो जा रहे थे गवर्नमेंट ऑफिस और स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोर्ट में, वो वहां से निकले। रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ मिलिट्री, क्लेरिकल एंड लेबर क्लासेस कि हम आपके लिए अब काम नहीं करेंगे। मेसोपोटामिया में ये लोगों को भेजते थे कि जाओ काम करो, उनके पास लोग नहीं होते थे, तो बाकी कॉलोनाइजेशन जहाँ की थी अपने अपने कॉलोनी से निकाल के लोग भेजते थे। उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ इंडिया में रहेंगे, बॉयकॉट करेंगे हम आपके इलेक्शंस को, आप जो ये इलेक्शंस करा रहे हो। तो बेसिकली गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया से ये भी बोला गया था कि इलेक्शंस में इंडियंस पार्टिसिपेट करके हिस्सा बन सकते हैं गवर्नमेंट का, और लोग बनना चाहते थे हिस्सा, क्योंकि उन्हें लगा सिस्टम में घुसकर सिस्टम को चेंज करना वुड बी बेटर एंड ईजियर। फिर लोगों ने बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को। द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड यू गाइस, इन चौरी चौरा। लेकिन फिर क्या होता है, ये मूवमेंट चलती है, लेकिन बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, क्लास 10 में हमने पढ़ा भी है। बेसिकली डिस्प्यूट्स क्या होने लगते हैं, फ्रीडम है ना, आज़ादी सबके लिए अलग होती है। मैं अगर आपसे आज पूछूं कि आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे कि मेरे लिए आज़ादी का मतलब है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। कोई बोलेगा मेरे लिए आज़ादी का मतलब है कि मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लूं। कोई बोलेगा कि मेरे लिए आज़ादी का मतलब है इक्वालिटी। कोई बोलेगा मैं रात को देर से घर आ सकूं, है ना। वैसे बड़े चीज में फ्रीडम को कर्व करोगे तो सब सेम चीजें आएंगी बहुत सारी, लेकिन सबके लिए मतलब अलग होता है। अब जो जिस चीज से स्ट्रगल कर रहा था बैक एट दैट टाइम इन इंडिया, वो उस चीज के लिए फाइट करने लगा। प्लांटेशन वर्कर्स को 1857 के बाद, रिवोल्ट के बाद, जो भी उस जगह काम कर रहा है, बिना मैनेजर परमिशन के बाहर जाना अलाउड ही नहीं था, अपने घर भी नहीं। तो उनकी लड़ाई उस चीज के लिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए, है ना। ट्राइबल्स की लड़ाई थी कि भाई हमको फॉरेस्ट में तुम जाने नहीं दे रहे हो, फॉरेस्ट एक्ट लग गया था उनके लिए। फॉरेस्ट पे उनकी लाइफ डिपेंडेंट थी, पूरा कल्चर, लाइवलीहुड, एवरीथिंग यूज्ड टू कम फ्रॉम देम। तो उनकी लड़ाई उसकी थी। सबकी लड़ाई अपनी अपनी चीजें जो ब्रिटिशर्स ने रोक डाली थी उसके अगेंस्ट थी। तो एक तो मेल नहीं था, सेम एजेंडा क्लियर नहीं था, नॉन वायलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो कि फॉलो नहीं हो रहा था, वायलेंट हो रहा था मूवमेंट कई जगह।
और एक सबसे बड़ा इंसिडेंट हो जाता है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के पास, जहाँ पे 22 पुलिसमैन मारे जाते हैं, कई सारे पुलिस स्टेशन को आग लगता है 5 फरवरी 1922 में, चौरी चौरा इंसिडेंट के कहा जाता है। यहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे चुपचाप, लेकिन पुलिस अटैक करती है तो लोग भी अटैक करते हैं, अल्टीमेटली दिस हैपेंस। ये एक बड़ी की बन जाती है, मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया जाता है नॉन कॉपरेशन को गांधी जी के द्वारा। उन्हें लगता है कि लोग अभी मास मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है। अब कई सारे लीडर्स, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग आपको याद भी होगा, इन लोगों ने अलग से एक पार्टी बना रखी थी, अलग से एक विद इन द कांग्रेस इटसेल्फ इन्होंने एक अलग से पार्टी बना ली, ठीक है, और इन्होंने कहा हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और वहीं पे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम जो है और लड़ेंगे और निकालेंगे इनको बाहर, हम कोई इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन ये सारे लोग जो है they were bewildered by Gandhi's decision to withdraw the movement, जो कि इस वक्त हुआ। देखो पहले ये फेवर में नहीं थे क्योंकि इनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था, और जब मूवमेंट विथड्रॉ हुआ तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा भी कि सुनो भाई, हम तो तुमको वार्न कर रहे थे। खैर, फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है मार्च 22 में। फिर वो वापस आते हैं। अब इस वक्त यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग इमीडिएट चीजों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वहाँ पे अलग से एक स्वराज पार्टी बनी हुई है विद इन द कांग्रेस इटसेल्फ, जो अपने रूलिंग के लिए सीआर दास, मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के साथ जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खैर, गांधी जी आते हैं वापस और बेसिकली 26 जनवरी को, ठीक है, 1930 के कहा जाता है कि हम इस दिन को फुल इंडिपेंडेंस की तरह मनाएंगे, कि ये हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और ये रेजोल्यूशन दिसंबर में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ले लेते हैं। लेकिन ये मूवमेंट उतना ज्यादा मोमेंटम गेन नहीं कर पाती है। ये दिन वैल्यूएबल और ट्रिब्यूट हम देते हैं उसको अपने आपने देखा है रिपब्लिक डे से, लेकिन ये एग्जैक्टली वो पर्पस सर्व नहीं कर पाती है जो करना होता है इसे। तो सीरियम जो है, उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, बेसिकली वो 11 डिमांड्स के साथ एक चिट्ठी लिखते हैं उस वक्त के वाइसरॉय को, जो कि थे लॉर्ड अर्विन। लॉर्ड अर्विन को इन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा भैया सुनो, बात ऐसी है कि अगर आप ये 11 डिमांड्स नहीं फुलफिल करते, और इसी में उन्होंने सॉल्ट टैक्स के बारे में भी बात की थी, इसको अबॉलिश करने, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये 11 डिमांड हम तुमको 11 मार्च तक का वक्त देते हैं, तुमने नहीं मानी तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, अल्टीमेटम दिया था। अब ये 11 डिमांड ही क्यों थी? तो इन्होंने कोशिश की थी कि रिच, पुअर, पेजेंट, बिजनेसमैन, विमेन, एवरीबडी, सबको इन्वॉल्व करके ही कुछ डिमांड्स लिखे कि किसी को भी एलियनेटेड या लेफ्ट आउट फील ना हो। और सॉल्ट टैक्स क्या था? तो उस समय बच्चे मोनोपोली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के पास थी। इंडियंस मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते थे सॉल्ट को, और उसके ऊपर वो टैक्स भी इम्पोज करते थे। और सॉल्ट इतना स्ट्रॉन्ग सिंबल, सबको चाहिए होता है, इतनी जरूरत का सामान, और ये एट्रोसिटी जो थी ब्रिटिशर्स की, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल था। तो गांधी जी ने सॉल्ट को पिक किया। लॉर्ड अर्विन ने ऑब्वियसली उनकी बात नहीं मानी, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो जाता है। तो साबरमती आश्रम से दांडी, जो कि एक कोस्टल टाउन है गुजरात में, 240 मील की दूरी गांधी जी 24 दिनों के ऊपर अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, और 10-10 मील हर दिन चलते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हुए, बताते हुए कि सुनो ये है सीडीएम, ये मूवमेंट है, ये पर्पस है। 6 अप्रैल को पहुंचकर अपने हाथों से सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। इसके बाद ये हर जगह चलने लगता है। अब देखो सिविल डिसोबीडियंस में क्या होता, नॉन कोऑपरेशन में इन्होंने बोला था हम आपका साथ नहीं देंगे, हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं चीजों को, हम आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। यहाँ पे अब ये सिविल डिसोबीडियंस है, वी विल डिसओबे यू, तुम मुझे बोलोगे राइट, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी, ये मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, बट तुमने मेरे को बोला राइट और मैं लेफ्ट चली गई, लेफ्ट चली गई, ये डिसोबे करना है कि भाई मैं रूल्स तोड़ूंगी। तो ये पेट्रियोटिज्म की अलग लेवल ब्रेकआउट कर रहा था लोगों के अंदर। इंडियन सोल्जर्स जो थे ब्रिटिश आर्मी में बहुत इंस्पायर थे। द गढ़वाली सोल्जर्स रिफ्यूज टू ओपन फायर ऑन द पीपल ऑफ पेशावर। तो ये डिसोबीडियंस हमें देखने को मिलता है। ये मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो लॉर्ड अर्विन को लगता है कि ऐसा तो उल्टा पड़ जाएगा, तो उन्होंने एक पैक्ट साइन किया जहां पे बोला कि ठीक है ये मूवमेंट आप बंद कर दो, हमारे जितने भी लोग हमने आपके अरेस्ट करे हैं जिन्होंने वायलेंस नहीं किया है, हम उनको छोड़ देंगे, और आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आओ, हम आपकी बात सुनेंगे, आप जो बोलोगे हम करेंगे। वो जाते हैं गांधी जी, लेकिन बेसिकली सब फ्यूटाइल होता है, जो भी उन्होंने डिमांड्स रखी सुनी नहीं जाती। ये एक सिर्फ तरीका होता है ब्रिटिशर्स का गांधी जी को फुसला करके इस मूवमेंट को बंद कराने का।
और पाकिस्तान की डिमांड फिर आती है, अब यहाँ पे शुरू हो जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बेसिकली इसको प्रैक्टिकलिटी में एग्जीक्यूट करना शुरू किया। टर्म जो है चौधरी रहमत अली ने दी थी। इकबाल सजेस्टेड इन 1930 द फ्रंटियर प्रोविंस विच वाज बलूचिस्तान सिंध उस वक्त फेडरेशन बनाने का। प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान फर्स्ट पास्ड इन लाहौर सेशन इन 1940 बाय द मुस्लिम लीग। तो बेसिकली मुस्लिम लीग ने कहा हमको पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। आप बिलीव नहीं करोगे 9 अगस्त को ही है आज, ठीक है, इसलिए आज को क्विट इंडिया मूवमेंट डे की तरह मनाया जाता है। ये बेसिकली लीडरलेस रिवोल्ट की तरह, बट इट वाज लाइक अ डू और डाई। स्लोगन यही था, गांधी जी ने इसको दिया। इन्होंने कहा 8 अगस्त 1942 और मतलब 9 अगस्त को ये लॉन्च हुआ था। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये मास मूवमेंट है, सब साथ में आएंगे और अब ब्रिटिशर्स इमीडिएटली इस जगह को छोड़ेंगे, ठीक है। इनको अरेस्ट कर लिया गया 9 अगस्त को और कांग्रेस पार्टी को डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल वंस अगेन। वायलेंस ऑफ कोर्स ब्रेक्स आउट, कई सारे ऑफिसर्स को डिस्ट्रॉय किया गया। लोग भी शांत नहीं रहने वाले थे, वायलेंस का देखो जरूरत भी थी कहीं ना कहीं। आप जब ब्रिटिशर्स सुन ही नहीं रहे, वो अपनी मर्जी से किया जा रहा है, तो लोग हार कर लगता था उनको वायलेंस का सहारा लेना पड़ेगा। एनीवेज महात्मा गांधी हमेशा की तरह उन्होंने सब कुछ अपने जिम्मे ले लिया और बोला कि ये जो ब्रिटिशर्स का रिप्रेसिव तरीका है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। The parallel government was set up in the Balia in eastern UP by चिट्टू पांडे, पटेल, राजगोपालचारी और भी कुछ लोग थे कम्युनिस्ट जो इस मूवमेंट को अपोज कर रहे थे। उनका टेक अलग था। उषा मेहता एक इलीगल रेडियो स्टेशन भी चला रही थी बॉम्बे से। तो ये सारे लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फाइनली ऑब्वियसली मूवमेंट क्रश हो जाती है, शॉर्ट लिव थी, लेकिन ये मूवमेंट वाज लाइक द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। लोगों की जो सैक्रिफाइसेस और जो मोटिवेशन दिखी उसने ब्रिटिश को कहीं ना कहीं काफी झटका दिया था। मुस्लिम लीग भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो अपना अलग लेकर चल रही थी कि हमको पाकिस्तान फॉर्म करना है। तो आपका अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, ये सारे मूवमेंट के लीडर्स थे। फाइनली आता है द माउंटबैटन प्लान ऑफ 3 जून 1947। The freedom with partition formula was coming to be widely accepted well before Mountbatten came. लेकिन of course important plans इस प्लान के साथ आते हैं, जैसे पंजाब और बंगाल की जो असेंबली होगी वो 2 ग्रुप्स में होगी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, टू वोट फॉर पार्टीशन। तो पार्टीशन के लिए वोट करना फेवर में अगेंस्ट ये यहाँ होने वाला था। पार्टीशन हुआ तो 2 डोमिनियन एंड 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वुड बी क्रिएटेड, यानी कि 2 कंट्रीज बनेंगी। सिंध अपना डिसीजन खुद लेगा एंड रेफरेंडम पास किया गया इन NWFP एंड so that the District of Bengal would decide the fate of these areas। तो कहाँ क्या होना है और उसका डिसीजन कौन लेगा वो इस प्लान में गिवन था। लेकिन आजादी आएगी 15 अगस्त 1947 को। सॉरी माय बैड, ओके 1947 को आजादी आएगी। एक बाउंड्री कमीशन सेटअप की जाएगी जो डिसाइड करेगी कि बाउंड्री कैसी है और कहाँ से कहाँ होगी, कितनी होगी। दैट वाज टू बी डिसाइडेड। 1 सेकेंड, राइट, या दैट वाज टू बी डिसाइडेड। जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया, अप्रूवल दे दिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, एंड एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 15 अगस्त। पाकिस्तान 14 अगस्त को इम्प्लीमेंट हो जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। मिडनाइट में हमें भी आज़ादी मिलती है एंड नेहरू जी ने जो है हमें पता है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जहाँ पे उन्होंने अपनी फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच दी थी। 15 अगस्त 1947 लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वर्न एज द गवर्नर जनरल एंड जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। It was accepted the plan by all political parties। उस वक्त और कोई चारा भी नहीं था। And at the time of the freedom there were 562 small and big princely states। सरदार पटेल the first home minister used iron hand in this regard, जो सबको इकट्ठा लेके आना। तो बेसिकली इस प्लान के हिसाब से बोला गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वो अपना फेट डिसाइड करे, पाकिस्तान के साथ जाना है, हिंदुस्तान के साथ जाना है, इंडिपेंडेंट रहना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि ऐसे कैसे छोड़ दें, सबको साथ लाना है, वी हैव टू बी टुगेदर। सो दैट इज द आयरन हैंड एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द आयरन मैन।
नवंबर 1956 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लीगलाइज होती है, लीगलाइज करती है स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डोमिनियन के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान कब्जा करने की कोशिश कर रहा था तो वो हमारे पास आते हैं। हमने उनको स्पेशल स्टेटस, हमने से मतलब है हिंदुस्तान स्पेशल स्टेटस देती है कि चलो आप रहो, हम आप पे पूरा पूरा कब्जा और या इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, विल लेट यू बी एंड देन विल सपोर्ट यू। और ये स्टेटस जो है वो 370 के आर्टिकल में के हिसाब से उन्हें दिया गया था, जो कि अब जो है हटा दिया गया, राइट। तो गांधी जी चंपारण क्यों गए थे बच्चे, क्वेश्चन का स्लाइड मिसिंग चला गया है एक्चुअली। तो वो इंडिगो कल्टिवेटर्स के लिए सत्याग्रह करने गए थे वहां पे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खिलाफत मूवमेंट इज नॉट करेक्ट? इट वाज डिमांडिंग टू रिटेन द कंट्रोल ओवर मुस्लिम होली प्लेसेस। इनका ये जो था रैडिकल ट्रेंड इन खिलाफत मूवमेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय यंग लीडर्स अली ब्रदर्स एंड मौलाना आजाद। Indian Muslim leaders used Khilafat as a symbol that could unite the Indian Muslim community. Or the Delhi conference of the Central Khilafat Committee in 1920 decided to launch a massive non-cooperation movement. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वीडियो यहाँ पॉज करके सोचना। द करेक्ट आंसर इज ये कोलकाता में हुआ था, दिल्ली में नहीं, ठीक है। अब बच्चों, एनडीए के लिए आपका सपोर्ट सिस्टम हमारी तरफ से पूरा है, आपने बस उसको यूज करना है। सो आई नो ये कुछ जिब्रिश हो गया है बिकॉज ऑफ द नंबर्स, बट इट्स ओके। द आइडिया इज कि आपके पास ओवर अ पीरियड ऑफ 8 वीक्स हम बहुत सारे लाइव सेशंस करा रहे हैं और उसमें भी आपको 40% ऑफ मिल रहा है। ये 10,000 का कोर्स है, ठीक है। दिस कोर्स कम्स फॉर 10,000 रुपीज, बट इस पे ऑलरेडी 40% ऑफ है। और आप जब मेरा कोड लगाओगे AKNDA, आपको एक्स्ट्रा और 10% ऑफ मिल जाएगा। और ये सिर्फ 5,400 रुपीज में लाइव इंटरैक्टिव सेशंस विद दीज एक्सपर्ट टीचर्स, जहाँ पे आपको पार्टली टेस्ट जो हिस्से हैं अलग अलग एग्जाम्स के, उसका टेस्ट, पूरा टेस्ट, सारे सब्जेक्ट्स का सपोर्ट और लाइव डाउट सॉल्विंग इन द सेशन, और सेशन के बाद भी डाउट सॉल्विंग सब मिलेगा। और ये स्केड्यूल है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये इंग्लिश बैच का है और बैच इंग्लिश में भी है, यानी कि जिनको हिंदी में सपोर्ट चाहिए। आपके ये अमेजिंग टीचर्स हैं, कृतिका मैम फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री की अंजलि मैम है, अमित सर फॉर इंग्लिश, मारिया मैम फॉर बायो, मैथ्स की ये 2 अमेजिंग शिवम सर, आदित्य सर एंड और सोशल साइंस के लिए मोहित यादव सर। तो इनका सपोर्ट लो, गो अहेड एंड नेल इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हमने हिस्ट्री बहुत डिटेल में नहीं करी है, बट इससे ज्यादा डिटेल में आप वहां सेशन में जरूर पढ़ पाओगे, तो मिस मत करना। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऑफ द कोर्स दैट वी आर ऑफरिंग टू यू। 5,400 is the price. So I hope this helps, and with this we have come to the end of this session. Thank you so much. All the best and stay tuned. मिलते हैं बहुत जल्द। अभी ज्योग्राफी के भी सेशंस आएंगे, करंट अफेयर्स के भी, तो वो देखना जरूर। Bye bye, have a great day and take care of yourselves. Bye you guys.